Hello, hello, can you all hear me? Hello, can you all hear me? आवाज आ रही है? हेलो, एक्चुअली ये क्लास जो है इसके लिए था ना, क्या बोलते हैं, ये थर्मोडायनेमिक्स की क्लास थी। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है ना? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम लोग डिस्कस करेंगे। में मोस्टली हम लोग आज जो है ना प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम्स। तो आप लोग को, हेलो, आप लोग को ये आया था ना, शेड्यूल आया होगा ना इसका। एक मिनट देखिए, आप लोग वॉइस यूज कर सक रहे हो? एक बार देखो जरा, वॉइस यूज करके आवाज आ रही है? आज एक्चुअली हमारे जूम का जो था ना वो, उसमें आज कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ देर इज सम इशू। तो इसीलिए आज हम क्लास इस पे ले रहे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग वॉइस यूज करके देखिए जरा, हो पा रहा है इसमें? बबलू गुप्ता, वॉइस यूज नहीं हो पा रहा है? उसमें हैंड रेज करने का कुछ ऑप्शन आता है ना? एक बार देखिए हैंड रेज करने का, एक बार आप लोग हैंड रेज करोगे ना तो इधर से हम एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर कुछ हो सकता है। एक बार देखिए आप लोग। हाँ देखो, इसमें आ तो रहा है। अभी रुक जाओ, सब लोग एक ही साथ करने लगे ना। हेलो, एक मिनट देखिए, क्लासरूम। अच्छा अच्छा, अभी अभी हो जाएगा। देखो अभी हम जो है ना अलाउ कर रहे हैं, हम देखो माधव को अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, अब माधव, कैन यू आस्क समथिंग? हेलो, इसकी तो आवाज ही आने। अभी देखो एक मिनट। हाँ, अब देखो आ रही है आवाज? हेलो, संतोष कुमार को हमने अलाउ किया है अभी। हेलो सर। हाँ, हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है। तो यस ठीक है, सर। अगर किसी को कुछ पूछना होगा ना तो इसी तरह से हैंड रेस करोगे, हम इधर से एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अभी देखो नारायण है, नारायण, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है नारायण, यू कैन आस्क, यू कैन से समथिंग। हेलो। हेलो, हाँ तुम्हारी आवाज आ रही है। ठीक है, तो इसी तरह से क्या बोलते हैं, आप लोग हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो। ठीक है ना? मोहित, मोहित व्यास। हेलो सर। हाँ हेलो, आ रही है आवाज तुम्हारी भी। हाँ ठीक सर, है, एक क्वेश्चन भी पूछना था मेरे को केटी हाँ से। हाँ बोलो। सर अपने हाँ तो अब अभी और लोग अभी हैंड रेज मत करिए, आकिब, जावेद, सुचित्रा, अभी आप लोग हैंड रेज नहीं करिए, क्योंकि ठीक है, अब समझ में आ गया। ठीक है ना? अब हम एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो फिर आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो थोड़ा सा ऑप्शन डिफरेंट है। ठीक है, हाँ हाँ सर। हाँ बोलो। हेलो। हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। अब सभी लोग क्यों सेंड कर रहे हो? हम तो वही बोले ना कि अभी कौन बोल रहा है? बढ़िया। क्वेश्चन किसको पूछना था क्वेश्चन? एक मिनट। हाँ अमित प्रधान, क्या बोल रहे हैं, बोलो।
ठीक है। हाँ, तो जिसको भी पूछना होगा वो हैंड रेज करोगे, फिर हम जो है ना एक्सेप्ट कर लेंगे और फिर आप बोल सकते हो, ठीक है। अब तुम लोग फिर से ये कर रहे हो। बबलू गुप्ता, हाँ बबलू गुप्ता बोलो क्या बोल रहे हैं। हाँ बबलू गुप्ता, तुमने हैंड रेज क्यों किया? सर ऐसे ट्राई किए सर। अरे तो मना कर रहे हैं ना, अब तो छोड़ दो। साक्षी, हाँ ये नाजिम, हाँ मोहित व्यास बोलो क्या बोल रहे हो तुम? सर वो मेरे को डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्वेश्चन पूछना था। हाँ बोलो। हाँ सर, वो अपने अगर वो अपने पॉलीएटॉमिक होता है मॉलिक्यूल और हम्म। नॉन लीनियर होता है हम्म। और नॉन रिजिड होता है, हम्म। तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अपन कितनी लेते हैं सर? देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तुम क्या बोलते हैं ये इसके नेट के स्टूडेंट हो कि जैम के स्टूडेंट हो? सर मैं जेएम बैच 3 का हूँ सर, मैं केटीजी अच्छा पहले कर चुका हूँ और मैं याद भी अच्छा। सही अच्छा सर। देखो, चलो हम थोड़ा सा डिग्री ऑफ फ्रीडम बता देते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा हमें भी ध्यान नहीं रहा। एक्चुअली हम नेट बैच में जो है ना इस तरह से बता चुके हैं, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। तो एक बार चलो फिर से बता देते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कोई भी एटम है या कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल अगर दिया हुआ है और इसमें मान लीजिए एन एटम्स है, ठीक है, एन एटम्स। तो इफ द मॉलिक्यूल जो है ना, मान के चल रहे हैं कि ये नॉन रिजिड है, नॉन रिजिड, ठीक है। तो नॉन रिजिड है ना, तो इसका मतलब है वो मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एन एटम्स है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली हो जाता है इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल टू 3n, ठीक है। अब लेकिन इसमें पता करना होगा हमें कि मतलब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, दिस इज पॉली एटॉमिक, ठीक है ना, मॉलिक्यूल। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम तो एन 3n होता है, ठीक है। अब हमें इसमें पता करना होगा कि 3n में से कितने रोटेशन होंगे, कितने ट्रांसलेशन। तो देखो कोई भी 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है तो वो तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है ना। थ्री मतलब 3 इंडिपेंडेंट ट्रांसलेशन हो सकता है 3 डायमेंशन में। जैसे एक्स डायरेक्शन में एक ट्रांसलेशन हो सकता है, जैसे ये एक्स हो गया, वाई हो गया और ये जेड हो गया, ठीक है ना। दिस इज एक्स वाई एंड जेड। तो ये इंडिपेंडेंटली एक्स वाई जेड में ट्रांसलेशन हो सकता है, ठीक है ना। अच्छा वॉइस वगैरह क्लियर आ रही है ना सभी को? कोई किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर, सब बेस्ट है ठीक सर। ठीक है, चलो ठीक है। अब किसी को कुछ पूछना होगा हैंड रेज करोगे। मुझे थोड़ी सी एक साउंड आती है, वो थोड़ा मुझे अनयूजुअल लग रहा है, तो थोड़ा हम भी हैबिचुएटेड हो जाएंगे उसके, ठीक है। तो आप हैंड रेज करोगे, हम एक्सेप्ट करके और फिर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इतना होता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ये कोई मॉलिक्यूल है, तो ये एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है, वाई में ट्रांसलेट कर सकता है और जेड में ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है ना। तो ये किसी भी डायरेक्शन में। अब किसी को कुछ पूछना है अभी? हाँ नीतू वशिष्ठ, क्या पूछना है बोलिए। तुम भी ऐसे चेक कर रहे हो क्या? ठीक है सर चलो। हाँ बोलो। सर वो लैपटॉप से ज्वाइन करना था तो वो लिंक नहीं आया आज, कैसे ज्वाइन करना है? आज लॉग इन करो लैपटॉप में, फिर वहां पे अपने अपने क्लास में देखो लाइव जा करके वहां पे। तो फिर तुम कैसे ज्वाइन करके तो बोल ही रहे हो ना, तो कैसे बोल रहे हो? सर मोबाइल से ज्वाइन किया हुआ है। तो जिस तरह से मोबाइल में ज्वाइन किए होगे ना, वैसे ही लैपटॉप में भी होगा फिर। उसमें देखो जाके लैपटॉप में लॉग इन करके, वहां पे कुछ आ रहा होगा कि लाइव क्लास चल रहा है, आप उसको ज्वाइन करिए। ये सर लाइव क्लास का तो एक आ रहा है इधर, पर इस पे क्लिक करने से मतलब ज्वाइन नहीं हो रहा। ये लिखा हुआ आ रहा है, यू डोंट हैव एनी लाइव रिकॉर्डिंग्स येट। पता नहीं, अभी वो अब क्लास के बाद देखेंगे उसको। अभी लैपटॉप इसे मोबाइल से ही देख लो अभी, ठीक है। हम फिर बताएंगे, ठीक है ना, क्लास के बाद बताते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा कि अगर 3n एटम्स है ना, जैसे इसमें मान लीजिए n एटम्स है इस मॉलिक्यूल में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3n होता है, ठीक है ना। अब इसमें देखो क्या होगा कि ट्रांसलेशन अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे ना, ट्रांसलेशन, तो दैट विल बी इक्वल टू 3, क्योंकि आप जानते हो कि 3 डायरेक्शन में ये ट्रांसलेट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। अब अगर देखो ट्रांसलेशन तो 3 हो जाएगा। अब रोटेशन की हम बात करेंगे ना, रोटेशन, तो रोटेशन इसमें हो जाएगा बेसिकली
अगर रोटेशन दो तरह से होता है, रोटेशन 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। 3 होगा नॉन लीनियर के लिए, अगर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो 3 रोटेशन होंगे, और अगर लीनियर है तो फिर 2 रोटेशन होगा, ठीक है ना। लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2 रोटेशन होगा। तो दिस इज फॉर, जैसे रोटेशन 2 होंगे, और नॉन लीनियर, सॉरी, लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और नॉन लीनियर के लिए 3 रोटेशन हो जाएगा। तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n तो होता है, लेकिन इसमें से इतने ट्रांसलेशन होंगे और इतने रोटेशन होंगे, ठीक है ना। इतने रोटेशन, 3 रोटेशन, और सॉरी 3 ट्रांसलेशन तो हमेशा होगा, रोटेशन 3 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। इज दैट ओके? अब देखिए बात ये होती है ना कि हम लोग इसमें बेसिकली ये तो हो गया टोटल 5, यहाँ पे 3 काउंट करेंगे तो 6 हो जाएगा, या और अगर आप 2 और 3 काउंट करोगे तो 5 हो गया। ये रोटेशन ट्रांसलेशन मिलकर के इतना हो गया। तो अगर हम रोटेशन, देखो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन अगर हम ऐड कर देना, ट्रांसलेशनल, ठीक है ना, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हम इसको काउंट कर लें तो ये 6 हो सकता है और 5 हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया ना, 6 होगा ट्रांसलेशन, सॉरी, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, और 5 होगा लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है ना। ऑलराइट, अब आप देखिए यहाँ पे बेसिकली तो अभी हम सिर्फ रोटेशन और ट्रांसलेशन की बात किए हुए हैं, अब वाइब्रेशन की बात होगी। तो वाइब्रेशन जो होगा ना, देखो क्वेश्चन में वाइब्रेशन जो है ना, जो यहाँ पे 3n में से हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे ऐसा देखो 3n, उसमें से हम 6 माइनस करेंगे और 3n माइनस 5 करेंगे, तो ये वाइब्रेशन हो गया। दिस मैनी वाइब्रेशंस होंगे उसमें। इज दैट ओके? ठीक है। अगर वाइब्रेशन, तो देखो एक्चुअली क्या होता है कि पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन जो है ना, कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, कुछ क्वेश्चन में वाइब्रेशन नहीं भी दिया होता है। जैसे मान लिया रिजिड है, तो रिजिड में नहीं होगा, फिर वाइब्रेशन 0 कर देंगे उसमें। इज दैट ओके? तो जानते हो जो थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो क्वेश्चन आता है तो उसमें बताया हुआ होता है, ठीक है ना, कि कितने वाइब्रेशंस हमें बेसिकली कंसीडर करना है, ठीक है। तो वाइब्रेशन बताया हुआ हो रहेगा, ठीक है। हाँ, क्या बोल रहे हो? सर वो आपने लास्ट टाइम जब कराया था तो उसमें ऐसे फॉर्मूला लिखा था वाइब्रेशन का, तो 2 ब्रैकेट n-1 से क्या 2 ब्रैकेट n-1, मतलब नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला लिखा था सर आपने से। नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूले लिखाए थे। यस सर, 2 फिर उसके बाद ब्रैकेट n-1, n यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का करके ऐसे बोला था आपने सर। आपने वो ट्राइएटॉमिक लीनियर को ऐसे ही एक्सप्लेन किया था कि 3 + 2 + 4 होगा उसमें, मतलब 3 ट्रांसलेशन, 2 रोटेशन और 4 अपने वाइब्रेशन होंगे। वो फॉर्मूले से आपने इससे निकलवाए थे 2 ब्रैकेट n-1 से। क्या ऐसे इस तरह से 2 × n-1 ऐसे बात बोल दिए थे? यस सर, यस सर। अच्छा, हाँ, ऐसा मतलब जानते हो वो हम थोड़े दूसरे तरीके से उसमें बता रहे होंगे, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि कैसे उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। देखो होता क्या है कि हम लोग एक्चुअली जानते हो इसमें अभी तो देखो फॉर द टाइम भी हम ऐसे बता रहे हैं, ठीक है ना, कि वाइब्रेशन इज इक्वल टू इतना होता है, लेकिन वही हम देखो आगे भी बताने वाले हैं कि इसमें जानते हो जरूरी नहीं कि आप इस फॉर्मूले से निकालोगे ना तो वाइब्रेशन आपका करेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब दिस मे नॉट वर्क, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, दिस मे नॉट अप्लाई, ठीक है ना, ये अप्लाई नहीं भी हो सकता है। अब देखो ये अप्लाई क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है ना, वो हमें समझना है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है कि कभी कभी ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना थर्मोडायनेमिक्स में, उसमें बताया हुआ होता है कई बार क्वेश्चन में कि वाइब्रेशनल मोड कितने होते हैं, ठीक है ना। मतलब खुद से आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना, मतलब ऐसा होता है ना कि कभी कभी ऑल, जैसे ये जो है ना, ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये बेसिकली कह सकते हो ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन है, ये ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन है ये, ठीक है ना, दिस इज ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो इसमें जानते हो क्या है कि ऑल पॉसिबल वाइब्रेशन है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन में ये होता है ना कि कुछ उसमें ऐसा लिखा होता है कि कुछ वाइब्रेशन उसमें एक्टिव होंगे, कुछ वाइब्रेशन एक्टिव नहीं भी होंगे, ठीक है ना। ये भी कई बार बोल दिया जाता है, ठीक है ना, कि सम वाइब्रेशंस विल बी एक्टिव एंड सम वाइब्रेशन मे नॉट बी एक्टिव। इज दैट ओके? तो इसमें जानते हो देखो बेसिकली ट्रांसलेशन और रोटेशन को छोड़ करके अगर हम देखें ना, तो रिमेनिंग जो है ना इतने वाइब्रेशनल मोड हो सकते हैं, तो ठीक है। लेकिन इसमें कुछ वाइब्रेशन जैसा कि हम बोल रहे हैं ना,
के एक्टिव होते हैं, कुछ वाइब्रेशन एक्टिव नहीं होते हैं, तो उतना हमें ध्यान नहीं देना है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब ऐसा कोई वेल सेट रूल हमें डेवलप नहीं करना है, ठीक है ना। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है ना एनालाइज करके पता कर सकते हैं। देखो अभी हम कुछ क्वेश्चन कराते हैं आप लोग को, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। कई बार जानते हो हमें पहले से क्लियर नहीं होता है कि कौन कौन सा मोड्स हमें वाइब्रेशन मोड कंसीडर करना है, कौन कौन सा वाइब्रेशन मोड कंसीडर नहीं करना है। इज दैट ओके? तो वो अभी हम देखो डिस्कस करेंगे ना क्वेश्चन, तो ये क्लियर हो जाएगा। तो मतलब वाइब्रेशन मोड को आप तो मतलब मेमोराइज तो करो ही नहीं, ठीक है ना। ठीक है, ओके तो सर। वाइब्रेशन मोड मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है, ये सर बेसिकली हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन और था। हम्म सर आपने एक FE का फॉर्मूला लिखवाया था हम्म लास्ट बैच का, सर मैं इस बैच की क्लास नहीं ली मैंने। तो सर FE का फॉर्मूला जो सर आपने कॉपी में लिखवाया है और जो सर क्या है बुकलेट है ना, व्हाट इज एफई? सर एफई FE सर जिससे अपन ने मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी भी निकलवाई थी, हाँ 1/2 KBT ऐसे करके। सर हम्म। मैं आपका फॉर्मूला एक बार रीड आउट करते हैं, एक सेकंड सर। नहीं एफई क्या है उसमें, एफई? मैं सर बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा, वो जो फॉर्मूला है ये, अच्छा एफ, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये बोल यस रहे सर, हो यस तुम? हाँ यस सर। तो हाँ। सर इसका जो फॉर्मूला सर अपन ने लिखा है मतलब कॉपी में, और हम्म। सर बुकलेट में है, सर बुकलेट में अलग है। और सर मैंने नेट पे चेक किया था तो नेट पे भी थोड़ा बुकलेट से सिमिलर था सर, अपना वाला थोड़ा अलग सा है फॉर्मूला। मतलब देखो इसमें जानते हो जो फॉर्मूला है ना, इसमें उतना ज्यादा ध्यान देना नहीं होता है कि क्या है। मतलब इसमें सिर्फ इतना देखना होता है कि इसमें हमारे फॉर्मूले में एनर्जी का पावर हाफ आया था और ई का पावर -E/kBT, ठीक है ना। यस ये यस ये ऐसा, तो तो ये मेन फैक्टर इसमें ये होता है। अब इसके बाद इधर क्या लिखा हुआ है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हाँ, तो ओके सर। ये है, ये तो समझ लो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन फैक्टर है, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्वांटम मैकेनिक्स में कि ये जो फैक्टर है वो हमारा समझ लो कि एक तरह से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होता है, तो वैसा ही है ये, ठीक है ना। तो प्रीवियस फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन फैक्टर इसमें ये है। ओके, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये आया है कि नहीं आया है, बोलो। यस सर ये तो हाँ, तो आया बस ये प्री फैक्टर उतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं है, ठीक है है। ना। तो सर इस हाँ फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन मतलब सर मेरे को तो कोई मिला भी नहीं मतलब। हाँ, तो इसमें हम लोग निकाले थे ना, इससे इसको यूज करके मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी निकाले थे, तो इसको वो तो यूज। इक्वी हम्म। पार्टीशन जैसा 1/2 KBT आता है। हाँ, तो आया तो इसी से ना, आया ना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, ओके हाँ, सर। तो इसमें यही चीज बस इंपॉर्टेंट है कि ई का पावर 1/2 ई और फिर एक्सपोनेंशियल -E/kBT। अब मान लो हम यहाँ पे लिख देते 3/2, तो आप बोल सकते हो कि वो गलत है। यस प्रीवियस सर फैक्टर यस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ओके। ऑलराइट। हाँ विजेंद्र, बोलो क्या बोल रहे हो। हेलो विजेंद्र। हाँ सर, ये बार बार में सर एंड हो जाती है क्लास, पता नहीं क्यों, 2-3 बार हो गए अभी अभी में। और लोगों को भी ये प्रॉब्लम हो रही है क्या? और किसी का एंड हो रहा है क्या? ऐसे आता है सर, दिस सेशन इज चैट एंडेड, फिर चैट 500 आ में जाता है पीछे। चैट में बोलो, चैट में बोलो, किसी का और क्लास एंड हो रहा है क्या? हाँ संतोष बोलो। हाँ आकिब, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ संतोष बोलो। यस सर, सही से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब किसी किसी का जानते हो ये टेक्निकल चीजें हैं ना, तो कभी कभी तो किसी किसी का कुछ इशू तो हो ही सकता है, ठीक है ना। अब मैक्सिमम स्टूडेंट का तो चल ही रहा है, ठीक है। चलो समझ में आ गया ना। देखो आप लोग को फिर से हम बता देते हैं कि कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा ना, तो उसमें मेन चीजें जो होती है ना वो ये है कि कितने ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा हमेशा, ठीक है ना। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम वो लीनियर नॉन लीनियर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है रोटेशन। अब देखो वाइब्रेशन जो है ना वो आप उतना ध्यान मत दो, ठीक है। वाइब्रेशन हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो क्या होता है वाइब्रेशन। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में याद है हम बताए थे कि ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम से, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे हम लोग लास्ट देखो जस्ट मेंशन कर देते हैं, ये हम लोग पढ़े थे कि ईच ट्रांसलेशनल, ठीक है, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एवरेज
एनर्जी कितना था, ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का एवरेज एनर्जी कितना लिखवाए थे? 1/2 kBT। हाँ 1/2 ऐसे लिखवाया गया था, दिस वाज 1/2 kBT, ठीक है ना, 1/2 kBT। और फिर बोला गया ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एवरेज एनर्जी 1/2 kBT, ऐसे बोला गया। और हम ईच वाइब्रेशन देखो, तो जैसे हमारे पास 3 ट्रांसलेशन है ना, तो टोटल एवरेज एनर्जी बिकॉज ऑफ ट्रांसलेशन जो है ना, इसको 3 टाइम्स करना पड़ेगा। मान लो 2 रोटेशन है तो इसको 2 टाइम्स करना होगा एवरेज एनर्जी निकालने के लिए। अब हमने बताया ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एवरेज एनर्जी, कितना बताया था हम वाइब्रेशनल का? अगर मान लो हमें पता चल गया कि 1 वाइब्रेशन हो रहा है तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एवरेज एनर्जी कितना लिखोगे? 1/2 kBT या kBT? क्या लिखोगे बोलो, कितना लिखोगे, 1/2 kBT या kBT? kBT लिखेंगे ना, ठीक है, kBT होगा, ठीक है ना, दैट विल kBT, ऑलराइट, ठीक है। हाँ कितना लिखोगे बोलो, kBT है ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि इसमें जानते हो जब हम ऐसे बोलेंगे ना, ईच वाइब्रेशनल, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं वाइब्रेशनल, ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एवरेज काइनेटिक एनर्जी kBT लिखेंगे। तो जब हम ऐसे बोलते हैं ना कि ईच वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हैज एवरेज एनर्जी kBT, तो इसका मतलब हो जाएगा कि हम उसमें जो वाइब्रेशन की वजह से जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रहा है और वाइब्रेशन की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, दोनों को इंक्लूड कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, वी आर इंक्लूडिंग बोथ, ओके। अब देखो इसको, तो आपको समझ में आया ना, इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करना जरूरी नहीं है, हम वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ज्यादा फोकस मत करो, लेकिन बस इस चीज को ध्यान दो कि अगर एक भी हमें पता चल गया ना कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है तो हम एनर्जी एसोसिएटेड kBT लिख देंगे, ठीक है। अब देखो हम लोग कैलकुलेशन पे आते हैं, देखो जैसे एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना इससे, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। सो लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चंस, ठीक है। देखो हम एक बार असाइनमेंट ओपन करते हैं, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट, आई होप असाइनमेंट, हाँ क्या बोल रहे हो, बोलो। सर ये एक लास्ट क्वेश्चन सर, ये ऑल डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो अपन ने करा था, क्या? एक सर एक फॉर्मूला अपने लिखा था FP ऑल डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का। ऑल डायरेक्शन, हाँ ये सर अपन ने हाँ एक लास्ट बेस में हाँ, किया था ऑल डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो सर एक बार ये मैंने सर नेट पे सर्च किया था तो सर ये अलग मिला था मेरे को थोड़ा, एक बार आप वापस से बता देंगे क्या क्या? क्या था ऑल डायरेक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? सर FV इज इक्वल टू 2 अरे पाई। तुमको हम बोल रहे हैं ना, बार बार वही वही बात बोल रहे हैं ना कि इस पे तुम एफ वी जो हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसमें सिर्फ इस चीज पे फोकस करो। इसमें क्या बताए थे, ऐसे करके बताए थे, हाफ एम वी स्क्वायर और बाई के बी टी। नहीं सर इसमें तो अपन जब वो करते हैं ट्यूशन आता है अपने पास एवरेज वाला कैलकुलेट करने वाला, तब अपन FV इंक्लूड करते हैं तो सर वो वैल्यू चेंज नहीं हो जाएगी क्या? क्या अगर एफ वी अपन इंक्लूड करते हैं? सर जैसे अपन वो इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन होते हैं अपने पास। अरे इंटीग्रेशन ही तो करते हैं इसको यूज करके, और क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तुम ये यस सर। बोलो कि थीटा की बात कर रहे हो क्या? आर यू टॉकिंग अबाउट थीटा? नो सर मैं आपको जैसे वापस क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने पास क्वेश्चन होते हैं अच्छा जब एक अपन। बात सुनो, तुम एक बात, पहली बात तुम समझ लो, देखो एफ वी का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखे थे ना, देखो एक मिनट पहले एक डीएन लिखा गया था, याद है, डीएन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैविंग स्पीड बिटवीन वी एंड वी V प्लस डीवी, DV। ठीक है, यस सर। कितना लिखा गया था बोलो तुम? DN का फॉर्मूला था N 4 पाई, हाँ फिर ब्रैकेट में M अपॉन 2 पाई KBT की पावर 3/2, फिर E की पावर -1/2 MV स्क्वायर अपॉन KBT V स्क्वायर DV। ठीक है, वी स्क्वायर और फिर डीवी। यस सर। अब बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? नहीं सर ये तो सही है सर। इसको नेट में सर्च किया तुमने? यस सर मतलब अब इससे ये तो सही है। अब इसमें से एफ वी हम किसको बोल रहे थे, व्हाट वाज एफ वी? DN अपॉन DV। हम्म DN अरे अपॉन देखो DV। ये जो है ना, डीएन अपॉन डीवी नहीं, डीएन को मान लो एन भी इंक्लूड कर लेते हैं, और डी मतलब डीवी को छोड़ करके, मतलब डीवी से डिवाइड करने का मतलब यही हुआ ना, डीवी को छोड़ दिए, तो इतना टर्म को हम बोल दे रहे हैं एफ वी, यही है ना, यस सर। इसी को बोल रहे हो ना एफ वी। अब देखो क्या है कि हम इसको एफ वी बोल रहे हैं, ठीक है। पहली बात देख, एक बात बता रहे हैं, देखो तुम
कि तुम जो है ना ये करना छोड़ दो कि नेट पे हम सर्च किए हैं तो क्या बोलते हैं हमको कुछ और मिला। नेट पे सर्च करके फिर तुमने उसने जो लिखा उसको देख, उसको यूज करके उसने क्या कैलकुलेशन किया वो तुमने देखा। नहीं सर, कैलकुलेशन तो तो नहीं देखो किया पढ़ने का तरीका देखो, हम तुमको बताते हैं कि हम मान लो इस चीज को एफ वी डिफाइन कर रहे हैं। अब कोई पर्सन यहाँ से 4 पाई को हटा करके एफ वी डिफाइन कर दिया, लेकिन जब वो अपना कैलकुलेशन करेगा तो उसी के अकॉर्डिंग करेगा ना, समझ रहे हो ना। वो अपना कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करेगा, ठीक है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करेगा और अपना आंसर निकालेगा, ठीक है। हम यस। इसको एफ वी डिफाइन कर रहे हैं, तो हम बताओ, ये बताओ कि हम इसको यूज करके कैलकुलेशन किए तो हमारा कोई रिजल्ट गलत आया था क्या? नहीं सर। हम्म। तो देखो ये पढ़ने का तरीका सीखो, ऐसा मत किया करो कभी भी कि एक टीचर ने कुछ पढ़ाया उसको आप नेट में सर्च करके देख रहे हो कि फॉर्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, ठीक है ना। क्योंकि वो एक तरीका होता है प्रेजेंटेशन का और उसको यूज करने का एक तरीका होता है, ठीक है ना। हम इसको यूज करके हम इतना इतना से लेकर इतना तक को एफ भी बोल रहे थे, अब इसको यूज करके हम कोई भी कैलकुलेशन किए तो कोई भी कैलकुलेशन गलत हुआ था? नो सर। यस फिर सर। तुम सर्च क्यों कर रहे हो नेट पे, ठीक है ना। तो देखो एक बात बता रहे हैं, ये सीख लो पहले कि जब भी जानते हो कोई चीज पढ़ो ना तो उससे रिलेटेड पूरा पढ़ो, सिर्फ एक एक फॉर्मूले को मैच नहीं कराया जाता है, ठीक है ना। तो कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एफ वी इतना दो, सिर्फ इसको डिफाइन कर दिए, मान लो यहां से लेकर यहां तक को भी एफ वी बोल सकते हैं, समझ रहे हो ना। सम पर्सन मे कॉल इट एफ वी, बस यहाँ पे क्योंकि ये सब तो एक तरह से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है, वही तो हम बार बार बोल रहे हैं ना। तुमको अब थोड़ी देर पहले भी बोले कि ये वाला टर्म जो है ना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं होता है, ठीक है ना। हम अगर चाहे ना तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको हम डिफाइन कर दें, ठीक है ना, बस यहाँ पे इतना लिख दें, वी स्क्वायर ई का पावर माइनस हाफ एम वी स्क्वायर और बाई के बी टी, ठीक है ना, के टी, ऐसे लिख दें। हम इसको भी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको यूज करके भी कैलकुलेशन करके हम करेक्ट रिजल्ट ला के दिखा देंगे, ठीक है। हमको बस नॉर्मलाइज करना पड़ेगा इसको, ओके सर। ओके सर, गॉट समझ इट। गए। तो ये चीज सीखो, क्या बोलते हैं कि जब भी पढ़ो ना कहीं से तो फिर उसी फॉर्मूले को यूज करके सब कुछ पढ़ो, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि थोड़ा इधर थोड़ा उधर पढ़ लिया, तो उससे फिर तो और कंफ्यूजन होगा, ठीक है। यस सर। तो जब रिजल्ट जानते हो, देखो ऐसे किसी भी चीज की मतलब कोई भी चीज करेक्ट है या इनकरेक्ट है वो कैसे मतलब प्रूव होता है, जब उसको यूज करके हम कोई कैलकुलेशन करेंगे और इनकरेक्ट आएगा तभी तो आप बोलोगे ना कि इनकरेक्ट है। अब उसको यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं और करेक्ट आंसर आ रहा है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि इनकरेक्ट हुआ वो तो फिर करेक्ट ही हुआ ना, ठीक है। रुको अभी हम दिखा रहे हैं एक दो, क्या बोलते हैं, एक मिनट, कहाँ चला गया, थर्मोस्टैट्स है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये असाइनमेंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देखो ये असाइनमेंट है, आप लोग को जो भी क्वेश्चन पूछना होगा इसमें से पूछ लोगे। अरे यार इसमें हमको शेयर भी करना पड़ेगा ना, किधर गया वो हमारा। हम्म। ठीक है, अब इतने सब लोग इतना जल्दी जल्दी हैंड रेज नहीं करो, कभी कभी जो है ना ये कर लोगे, क्या नाम है, हाँ श्वेता बोलो क्या बोल रही हो। हेलो। ऐसे ही तुम लोग मतलब मजे में ये क्या बोलते हैं हैंड रेज कर रहे हो लग रहा है। अभी देखो हम बता रहे हैं, ठीक है। शेयर करने में कैसे होगा, इसमें हमको शेयर करना नहीं आ रहा है लग रहा है। अच्छा हाँ हो गया, हाँ दिख रहा है आप लोग को, ये देखिए जरा, कैन यू सी इट। अरे एक मिनट पूछते हैं अभी हम। कैन यू सी द असाइनमेंट, ठीक है। तो देखो एक मिनट, अभी कुछ इसमें जो है ना क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम,
थोड़ा सा आप जानते हो हमें दिक्कत हो रही है इसमें क्लास लेने में, ठीक है। अभी देखो एक दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन जो है ना इधर दिया हुआ है, हाँ ये जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 83 देखो, इसमें लिखा है क्वेश्चन, अरे मुझे भी पता नहीं चल रहा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आप लोगों को। क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग को? एक मिनट, हेलो हेलो, कोई बताओ एक बार जरा क्या हो रहा है ये। हेलो, हाँ गौतम बताओ क्या हो रहा है। एक मिनट, हेलो, हाँ सुचित्रा, सर थोड़ा जूम कीजिए ना। जूम करें? अच्छा, हाँ सर। मतलब छोटा दिख रहा है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है अभी कर रहे हैं उसको, थोड़ा जूम करते हैं। इज इट ओके नाउ? अब दिख रहा है? हेलो हेलो, यस सर। चिराग अब दिख रहा है? यस सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, देखो जैसे यहाँ पे लिखा है रिजिड triangular molecule consists of three non-collinear atoms joined by rigid rods. The constant pressure, molar specific heat of an ideal gas consisting of such molecules, है ना। तो इसमें क्या लिखा है, a rigid triangular molecule consists of three non-collinear atom joined by rigid rod। अच्छा rigid rod है ये, तो मतलब ये तो नॉन, मतलब इसमें कोई वाइब्रेशन होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो ऐसा हो गया, देखो यहाँ पे ये जो है ना, एक मिनट, ठीक है। तो देखो इसमें ऐसा होगा कि जैसे एक एक एट ये बेसिकली ऐसा सिचुएशन है, ट्राइंगुलर मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें जो है ना 3 रोटेशन हो जाएंगे और 3 ट्रांसलेशन हो जाएगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है ना, ठीक है। तो 3 रोटेशन 3 ट्रांसलेशन हो गया, और वाइब्रेशन जो है ना 0 वाइब्रेशन होगा, क्योंकि ये रिजिड है, ऑल दीज आर रिजिड, वाइब्रेशन 0 कर देंगे हम लोग इसमें, ठीक है ना। रिजिड दिया हुआ है तो 0 कर देंगे वाइब्रेशन। तो अब इसमें देखिए हम लोग तो इसमें बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना, मतलब ऐसे 3 आप कहोगे, ये 3 है, तो इसका अगर हम एवरेज एनर्जी निकालेंगे ना, देखिए एवरेज एनर्जी अगर आप निकालोगे तो इसमें ऐसा हो जाएगा कि 336 हो गया, या फिर ऐसे लिख दो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखोगे ना, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम लोग इसमें जो है ना ऐसे लिखेंगे, या ऐसा करो एवरेज एनर्जी पहले बताते हैं फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से बता देंगे। देखो तो इसका एवरेज एनर्जी निकालोगे तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो गया, 6 इंटू 1/2 KBT कर दोगे, तो ये हो जाएगा एक मॉलिक्यूल की एनर्जी। और इसको अगर आप क्या बोलते हैं n से मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो n से मल्टीप्लाई कर दो, ये n मॉलिक्यूल्स का एनर्जी हो जाएगा। तो दिस कैन बी रिटन एज n को हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, n इक्वल टू n इंटू Na, ठीक है ना, एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ से n जब मल्टीप्लाई, ये Na जब इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये बेसिकली बन जाएगा 3 और स्मॉल n और इंटू RT, तो ये इसकी एवरेज एनर्जी हो जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि KB से Na मल्टीप्लाई होगा तो R बन जाएगा, और ये स्मॉल n यहाँ बच जाएगा, ठीक है। तो ये एवरेज एनर्जी हो गया। तो CV इज इक्वल टू हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल U बाई डेल T, ठीक है ना, और 1/n, तो ये बेसिकली 3R निकल जाएगा CV। तो CP आप निकालोगे तो CV प्लस R हो जाएगा ये, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू 4R, तो इसमें तो 4R आ जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें वाइब्रेशन नहीं था तो इसका आंसर तो डायरेक्टली 4R है। एक हम वाइब्रेशन वाला क्वेश्चन देखो डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स डिस्कस ए क्वेश्चन रिलेटेड टू वाइब्रेशन। वाइब्रेशन का क्वेश्चन इसमें नहीं है क्या? होना चाहिए। हमको एक क्वेश्चन दिखा, हाँ ये है, देखो 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 यहाँ पे ये है, जैसे वाइब्रेशन का क्वेश्चन 74 नंबर 74, देखो देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें देखो लिखा गया है एन आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल्स, द टेम्परेचर इज सच दैट ओनली वन वाइब्रेशनल मोड, ठीक है ना,
The temperature is such that only one vibrational mode is excited. If R denotes the gas constant, then specific heat at constant volume of 1 mole of the gas at this temperature is, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्लियर लिख दिया गया ना, एन आइडियल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 डायमेंशनल पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल, 3 डायमेंशनल पॉलीएटमिक मॉलिक्यूल है। अब बोला जा रहा है द टेम्परेचर इज सच दैट ओनली वन वाइब्रेशनल मोड, इसमें देखो बताया गया है कि एक वाइब्रेशनल मोड सिर्फ एक्साइट हुआ है, ठीक है ना। सो इफ आर बी द R denotes the gas constant, then specific heat at constant volume, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये तो क्लियर कर दिया गया है कि एक वाइब्रेशनल मोड बेसिकली इसमें एक्साइट हुआ है, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर देखिए 74, इसमें बोला गया है 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है, तो इसमें 3 रोटेशन तो होता ही है 3 डायमेंशन में, और 3 ट्रांसलेशन तो होगा ही, और इसमें 1 वाइब्रेशन है, 1 वाइब्रेशन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालोगे ना, देखो अगर हम एनर्जी की बात करेंगे तो इससे निकलेगा 3/2 kBT, KT लिख देते हैं शॉर्ट में, इससे निकलेगा हमारा 3/2 KT, और इससे निकलेगा हमारा KT, 1 वाइब्रेशन मोड से KT हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा ये, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इसको सभी को ऐड कर देंगे तो ये बेसिकली टोटल जो U निकलेगा ना हमारा, वो बेसिकली 4 KT हो जाएगा, दिस इज 4 KT। और अगर हम वही n से मल्टीप्लाई करेंगे इसे n, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे फिर आ जाएगा n इंटू RT, ठीक है। तो ये U निकल गया, तो CV फिर लिखोगे आप 1/n और फिर वही del U by del T, ठीक है ना। तो ये बेसिकली यहाँ से आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो n तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बेसिकली 4R आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सो आंसर इज 4R, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बार फिर से दिखा रहे हैं इसे, तो इसमें देखिए आंसर जैसे दिया हुआ है ना, ये 4R दिया हुआ है 3R, तो इसका 4R का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बोला गया 1 वाइब्रेशनल मोड, ठीक है। अब इसको देखो एक दूसरे तरीके से हम लोग, एक मिनट कहाँ गया, इसको एक दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 सी, क्वेश्चन नंबर 74 को हम लोग इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू इज कि हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि देखिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ऐसे बोल सकते हो कि इससे आया हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रोटेशन प्लस 3 ट्रांसलेशन और प्लस एक वाइब्रेशन है ना, लेकिन आप जानते हो कि एक बिकॉज ऑफ 1 वाइब्रेशन यू गेट 2 क्वाड्रेटिक टर्म इन हैमिल्टोनियन, ठीक है ना। हैमिल्टोनियन में 2 क्वाड्रेटिक टर्म आते हैं, ठीक है ना, एक आता है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी का और एक पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसीलिए अगर वाइब्रेशन एक है ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में 2 काउंट किया जाएगा, इज दैट ओके। तो इसलिए जो है ना यहाँ पे देखिए बेसिकली ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना, 8। तो हम लोग फिर याद है CV का फॉर्मूला हम लोग ऐसे लिखे हुए थे F/2 और इंटू R, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिख दोगे ऐसे 8/2 और इंटू R, सो दैट इज इक्वल टू 4R, दैट्स द आंसर, ठीक है। एक मिनट, हाँ, इज दिस क्लियर टू ऑल? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो अब, ठीक है ना, यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, मतलब एक तो है कि आप एनर्जी निकालिए पहले, एक वाइब्रेशन में एनर्जी KT होता है, लेकिन इसी को अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम के पॉइंट ऑफ व्यू से अप्रोच करोगे ना, तो हम जानते हैं कि एक वाइब्रेशन इस क्वेश्चन में बोला गया है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन हैमिल्टोनियन, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म्स प्रेजेंट इन हैमिल्टोनियन, ठीक है ना, वो हम लोग लिख रहे हैं। तो वो बेसिकली हमारा यहाँ पे 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन यू गेट 2 क्वाड्रेटिक टर्म्स इन हैमिल्टोनियन। ऑलराइट, इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो अभी हम देखिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए इधर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सी हियर, क्वेश्चन था इधर, हाँ ये क्वेश्चन है, देखिए TFR में पूछा गया था, दिस क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। इसको देखिए आप लोग, इसमें लिखा है कंसीडर फॉलोइंग लीनियर मॉडल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड डिपिक्टेड बिलो। इफ इट फॉलोज दैट, इफ लिखा हुआ है, इट होगा यहाँ पे, इट फॉलोज दैट मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, CP निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है ना, वी हैव टू फाइंड CP, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, 5.5R, 6R, ठीक है ना, 5R और 4.5R, ठीक है ना। तो ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक बार देखो हम ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये क्वेश्चन नंबर 39, ओके, सो वी हैव टू फाइंड CP, ऑलराइट। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे इसमें,
see the question is there is hydrogen cyanide, so there is hydrogen, there is carbon, there is nitrogen, ठीक है ना, ये हाइड्रोजन है, कार्बन है और ये नाइट्रोजन है, so this is a linear molecule. Okay, this is a linear molecule. Now you see हमें इसका CP निकालना है, क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड CP. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीनियर मॉलिक्यूल है, तो हम लोग अगर देखो इसमें फिर से डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात अगर करते हैं, ठीक है ना, सी इफ यू टॉक अबाउट डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो हम लोग यहाँ पे देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका निकालोगे DOF, ठीक है ना, या इसी को हम लोग F लिख देते हैं, ठीक है ना, दिस वी राइट एज F, ठीक है, तो इसमें ट्रांसलेशन 3 हो सकता है, प्लस रोटेशन 2 लिखना पड़ेगा, लीनियर मॉलिक्यूल में 2 रोटेशन हम लिखते हैं, ठीक है ना, ठीक है, प्लस सम वाइब्रेशन हो सकता है, प्लस सम वाइब्रेशनल, क्योंकि इसको सम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, वो हमें नहीं पता है वाइब्रेशन कितना होने वाला है, ठीक है ना, तो ये देखिए 5 हो गया और प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना, तो अगर हम जैसे अभी हम बता रहे थे ना कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप निकालना चाहते हो, ठीक है ना, सी वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर आप मान लो इससे निकालते हो 3n लीनियर मॉलिक्यूल है ना, 3n-5 निकालेंगे, ठीक है ना, तो इससे अगर निकालोगे ना तो 3 और n का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, n इज 3 देयर आर 3 एटम्स, ओके, -5, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे ना तो 9 - 5 ये 4 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 4 वाइब्रेशन है, ठीक है, तो अगर हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 4 हो रहा है, ठीक है ना, तो देखो एक बार हम तो इसमें जान तो क्लैरिटी नहीं है कि कितने वाइब्रेशनल मोड्स एक्चुअल में एक्टिव होंगे, ठीक है ना, तो लेट्स सी अगर हम यहाँ पे देखो CV निकालते हैं, सी इफ यू कैलकुलेट CV, ओके, तो इसमें देखिए क्या होगा कि या एक मिनट देखो हम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसा करो ना कि x मान लेते हैं, सी लेट अस अज्यूम वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज x, ठीक है ना, तो हम लोग अगर इसका एनर्जी निकालते हैं, ठीक है ना, इफ यू कैलकुलेट एनर्जी, तो एनर्जी इतना निकलेगा ना, देखो 5 है तो ये 5/2 kT हो जाएगा और प्लस क्योंकि ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, तो x × kT लिख देना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, दिस विल हैव टू राइट, और फिर यहाँ पे n मल्टीप्लाई कर देंगे, so from here if you calculate CV, see if you calculate CV here, then what do you get, see if we calculate CV we get here कितना आएगा, इससे आ जाएगा 5/2 NR, ठीक है ना, जैसे इसको n को फिर भाई स्मॉल n × NA लिखेंगे तो NR आ जाएगा, और प्लस यहाँ पे NR यहाँ से भी आ जाएगा, CV निकालेंगे ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से लिखना होगा CV = 1/n and del/t, ओके, तो दिस इज व्हाट वी गेट, और इनटू x आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज स्टिल नॉट क्लियर, ठीक है ना, तो अब आप देखिए यहाँ से दिस इज एक्चुअली 2.5 और प्लस x और इनटू NR, सॉरी NR नहीं बचेगा, CV में n नहीं बचेगा ना, देयर वोंट बी n, देयर विल बी R ओनली, so this is what we have 2.5, तो CV आ गया, तो CP निकालोगे तो इसमें एक R ऐड हो जाता है, ठीक है ना, CP = CV + R, so we get here 3.5 plus some x or into R, that's what we get, so that's the value of CP, okay, तो अब आप देखिए यहाँ पे इतना आ गया, तो हम लोग इसमें अगर वाइब्रेशन देखो काउंट करते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 4, तो 4 यहाँ पे ऐड कर देंगे ना अगर, तो ये तो डायरेक्टली हमारा आ जाएगा कितना, इफ यू पुट द 4 हियर तो 7.5 आ जाएगा, और इसमें शायद 7.5 दिया भी नहीं है, ठीक है ना, 7.5 इज नॉट गिवन, सी 7.5 इज नॉट गिवन, ओके, तो इसीलिए जानते हो देखो इसमें हमें इस तरह से एज्यूम करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि ये जो है ना बेसिकली ये हमें बताता है ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड, ठीक है ना, इट टेल्स अस अबाउट ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड, ठीक है ना, जैसे मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए ये एटम्स है ना, तो इसमें ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड में ऐसा भी हो सकता है कि ये इधर जा रहे हैं और ये दोनों मान लो नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी एक वाइब्रेशनल मोड होगा, तो हो सकता है कि वो वाइब्रेशनल मोड्स यहाँ पे काउंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना, तो हमें मतलब इस तरह सोचना पड़ेगा कि अगर हम ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड्स कंसीडर करते हैं ना तो इट शुड बिकम एक्चुअली 7.5, तो हम लोग मानकर चलेंगे कि ये जो है ना सिर्फ लीनियर ही रहेगा, ठीक है ना, इट विल रिमेन लीनियर, ठीक है ना, तो इसमें हमें लीनियर मोड की बात सिर्फ करनी पड़ेगी,
ठीक है ना, लीनियर वाइब्रेशनल मोड, मतलब मॉलिक्यूल विल रिमेन लीनियर, क्योंकि हम इसको अगर ऐसा मानते हैं ना कि इट इज गोइंग अपवर्ड एंड द टू आर गोइंग डाउनवर्ड, तो वो सभी वाइब्रेशनल मोड अगर कंसीडर करते हैं तो आंसर मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये हो गया ऑल पॉसिबल वाइब्रेशनल मोड, ऑल वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो, हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा यहाँ पे लीनियर वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है। मतलब हम मान कर चलेंगे कि मॉलिक्यूल रिमेन्स लीनियर, मतलब इसका मतलब है दैट इज मॉलिक्यूल रिमेन्स लीनियर, ठीक है ना, मॉलिक्यूल लीनियर ही रह जाता है, ठीक है, हम ये मानकर चल रहे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल रिमेन्स लीनियर, ओके। तो यहां से देखिए क्या होगा, मॉलिक्यूल रिमेन्स लीनियर, तो ऐसा है, सोचिए आप क्या बोलते हैं, ये 3 है। अब इसमें जो है ना इस तरह से कुछ वाइब्रेशन होगा कि ये मॉलिक्यूल लीनियर ही रहता है, ठीक है। तो देखो इसमें जानते हो बेसिकली आप ये ध्यान रखोगे कि लीनियर, इट रिमेन्स लीनियर, अगर ये मान करके आप वाइब्रेशन कंसिडर करते हैं ना, तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट ये होता है कि लीनियर वाइब्रेशनल मोड अगर आपको निकालना है ना, देखो लीनियर वाइब्रेशनल मोड्स, ठीक है ना, तो दैट बिकम्स इक्वल टू, ये जैसे 3 पार्टिकल्स है ना, तो ये 3 - 1 हो जाएगा, मतलब लीनियर का मतलब 1 डायमेंशन, ठीक है ना, 1 डायमेंशन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 पार्टिकल्स हैं तो 3, और इट रिमेन्स लीनियर, दैट मीन्स ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सो एक्चुअली व्हाट हैपेंस इन ए स्ट्रेट लाइन, देयर इज वन ट्रांसलेशनल मोड, अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन देयर इज वन ट्रांसलेशनल मोड, तो इसीलिए 1 से माइनस करना पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो इसीलिए जो है ना इसमें इस यहाँ पे वाइब्रेशन ये ध्यान रखोगे हमेशा, for linear molecule if you are calculating vibrational mode, it will be number of molecules -1, okay, because here there is one possible translation in x direction, is that okay? तो इसलिए यहाँ पे जो है ना ये 2 - 1 सॉरी 3 - 1 2 हो जाएगा, तो इसमें 2 वाइब्रेशनल मोड लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए सीपी जब निकालोगे ना तो ये हो जाएगा 3.5 + 2, ठीक है, और इनटू आर, सो दैट आंसर विल बी 5.5 आर, तो इसका आंसर ये आएगा 5.5 आर। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एनीवन, एनी डाउट? हमें तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ यशु बोलो। नीतू वशिष्ठ बोलिए। सर हम्म, सर इसमें अगर टेम्परेचर डिपेंडेंस दिया हो वाइब्रेशनल मोड्स के लिए, जैसे लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर पे, तो ऐसे क्वेश्चंस में वाइब्रेशनल मोड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? नहीं तो वही कह रहे हैं, देखो वाइब्रेशनल मोड्स जानते हो, इसमें तो टेम्परेचर डिपेंडेंस में तो वही हम बोल रहे थे ना कि देखो वाइब्रेशनल मोड एक्चुअल में इतने हो सकते हैं। यहाँ पे ये ध्यान रखो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे n मॉलिक्यूल्स होता है ना तो 3n हो जाता है, ठीक है ना। अब उसमें से 3 ट्रांसलेशन और 2 वाइब्रेशन माइनस कर देंगे ना, तो रिमेनिंग जो होता है ना उसी को वाइब्रेशनल मोड कहते हैं, दैट इज कॉल्ड वाइब्रेशनल, वो वाइब्रेशनल मोड ही होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जाते हो, देखो क्या हो रहा है कि हम लोग वो वाइब्रेशनल मोड होता है, तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बेसिकली कि अगर हम ऑल वाइब्रेशनल मोड पुट कर देते हैं ना यहाँ पे, तो आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा है। तो हमने अपना कॉमन सेंस लगाया कि इसमें ये मानकर चलेंगे कि मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, ये लीनियर है तो लीनियर ही रह जाएगा, मॉलिक्यूल विल रिमेन लीनियर, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूल अगर लीनियर ही रह जाएगा ना, तो उसमें जो है ना नंबर, जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन होता है ना लीनियर मॉलिक्यूल में, वो बेसिकली होता है नंबर ऑफ एटम्स -1, ठीक है। तो लीनियर मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ वाइब्रेशन इसी तरीके से निकलता है, नंबर ऑफ एटम्स -1, ओके। तो ये होगा वाइब्रेशनल मोड, तो यहाँ पे 2 लिख दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से लिखना पड़ेगा, ऑलराइट।
तो ये आप लोग ध्यान रखोगे कि वाइब्रेशनल मोड, इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि सभी वाइब्रेशनल मोड कभी कभी कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। यहाँ पे हो सकता है सभी वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसमें मॉलिक्यूल को लीनियर ही मान करके सॉल्व किया गया कि इट रिमेन्स लीनियर, मॉलिक्यूल डिस्टॉर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसीलिए इस ऐसे केस में हमेशा ये ट्रू होगा, ध्यान रखोगे। लीनियर मॉलिक्यूल में अगर आप मान कर चलते हो ना कि मॉलिक्यूल रिमेन्स लीनियर, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ लीनियर वाइब्रेशनल मोड जो होगा दैट इज ऑलवेज नंबर ऑफ एटम्स -1, और 1 जो लिखा जा रहा है ना दैट इज बिकॉज एक ही डायरेक्शन में बस एक ट्रांसलेशन पॉसिबल होता है, और ट्रांसलेशन जो है ना वाइब्रेशन नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पे 3 - 1 किया जाता है। ओके, तो ये नंबर ऑफ वाइब्रेशन मोड होगा। ओके, हाँ बोलो। हाँ बोलो मेरन। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसमें कुछ जो है ना सेटिंग अगर होगी ना, तो जैसे अभी आप लोग को हैंड रेज करना पड़ रहा है ना, 1 मिनट। हाँ याशु। हाँ माधव बोलो। सर सर हाँ बोलो बोलो। सर आ रही है आवाज तुम्हारी, आ रही है। ठीक है, चलो ठीक है, तो आप लोग, तो ये इस तरह से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं ये स्पेसिफिक। जैसे अभी हम लोग देखो एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा प्रिसाइज था कि उसमें बता दिया गया था कि कितने वाइब्रेशनल मोड है। जैसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दिया गया था, तो कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा तो 3 रोटेशन और 3 ट्रांसलेशन तो उसमें होंगे ही, ठीक है ना। ये जरूर होता है, जब लीनियर मॉलिक्यूल हो जाता है तो बस रोटेशन 2 हो जाता है, ठीक है। अब उसमें क्लियर बोला गया था कि वाइब्रेशन 1 है, तो वाइब्रेशन 1 है तो उसमें एनर्जी एसोसिएटेड केटी हो गया, ठीक है। तो हम सारे एनर्जी को ऐड किए और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दिए इस तरह से, सो वी गॉट दी सीवी, ठीक है। तो वाइब्रेशन मोड अगर दिया हुआ है कि कितने वाइब्रेशन मोड है, तब तो निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। जब हमें खुद से लिखना होता है ना कि कितने वाइब्रेशन मोड होंगे, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी सभी मोड्स एक्साइट नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा थिंक करना होता है, ठीक है। तो जनरली जानते हो ऐसा ही होगा कि अगर जानते हो, देखो जैसे हम यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ऑल वाइब्रेशन अगर कंसीडर करोगे तो हमेशा वाइब्रेशनल मोड इतना लिख सकते हो आप, 3n-5 लिख दोगे, ठीक है ना। ये लीनियर मॉलिक्यूल था इसलिए, अगर अदरवाइज हम लिखेंगे 3n-6 लिख देंगे, ठीक है ना, इन दैट केस, ठीक है, 3n-6 लिख सकते हैं, ठीक है। और अदरवाइज जैसे लीनियर मॉलिक्यूल है तो आप नंबर ऑफ आइटम्स -1 कर दोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो हम कुछ चीजें और आप लोगों को थोड़ा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। 1 मिनट। हाँ माधव बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 31। 31, 1 मिनट देखते हैं। 31 देखो, ये देखो इसमें लिखा है आई हैव ए मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट इक्विलिब्रियम, ट्रीट, कौन बोल रहा है बीच में, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ट्रीटिंग दीज एज आइडियल गैसेस, which of the following quantities on average will be equal for both the molecular species, ठीक है ना। तो किसके लिए तो ये काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा ना, ठीक है। आंसर काइनेटिक एनर्जी होगा। समझ में आया क्यों होगा काइनेटिक एनर्जी? आप लोग को इक्विपार्टीशन ऑन एवरेज बोला गया है ना, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑन एवरेज, ठीक है ना। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्या है, ये कैसा मॉलिक्यूल है, विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इट इज, डायटोमिक मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन भी क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। तो दोनों मॉलिक्यूल तो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं ना, देखिए छोटे, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ऑक्सीजन में एटॉमिक नंबर जो है 8 होता है और नाइट्रोजन में 7 होता है, दोनों डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो देखो जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होगी उतनी ही डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी होगी,
ठीक है ना, दोनों की डिग्री ऑफ फ्रीडम तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अगर इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे ना, देखो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो आप कैसे लिखोगे, देखो ऐसे लिखोगे ना, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो F/2 और kBT हो जाएगा। F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है ना। तो ठीक है, दिस इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी या एवरेज एनर्जी बोलिए, जो भी है एवरेज एनर्जी जो है ना आइडियल गैसेस के लिए काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है ना। आइडियल गैसेस में जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी होता है, देयर इज नो पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ये हम लोग लिख देते हैं। अब देखो ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, दूसरा है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जितना होगा उतना ही इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, दोनों का डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे F सेम हो गया तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम, ठीक है। तो दोनों का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होगा और कुछ भी सेम नहीं होगा। कि जैसे मान लो आरएमएस स्पीड निकालोगे, आरएमएस स्पीड, तो आरएमएस स्पीड निकालोगे ना तो आप ऐसे लिखोगे, क्या बोलते हैं 3 kT बाई m लिखेंगे। तो देखिए ऑक्सीजन का मास अलग होगा, नाइट्रोजन का मास अलग होगा, तो आरएमएस स्पीड कैन नॉट बी सेम। सो एनी कोई भी स्पीड निकालोगे ना, एवरेज स्पीड, आरएमएस स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ऑल द स्पीड विल बी डिफरेंट फॉर दीज टू मॉलिक्यूल्स, बट एवरेज काइनेटिक एनर्जी विल बी द सेम बिकॉज एवरेज काइनेटिक एनर्जी डजंट डिपेंड ऑन मास, ओके, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। तो जैसे मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, तो उसमें तो टेम्परेचर तो हर जगह सेम हो गया ना, ठीक है। तो टेम्परेचर इज सेम, तो दोनों मॉलिक्यूल के लिए एवरेज काइनेटिक। तो हमेशा ध्यान रखोगे कि इफ देयर इज अ मिक्सचर, ठीक है ना, तो उस मिक्सचर में सभी पार्टिकल्स का एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेम होता है, ठीक है ना, बिकॉज टेम्परेचर बिकम सेम। ऑलराइट, जब वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे ना तो सभी का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम सेम होगा ना उस केस में, ठीक है। हाँ बोलो। सर मोमेंटम भी आंसर दे रखा है, दोनों काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों। मोमेंटम कैसे सेम हो जाएगा, तुम आंसर क्या दिया हुआ है वो तो मैटर नहीं करता है ना। देखो मोमेंटम अगर हम लोग लिखेंगे ऐसे वो तो देख चेक कर सकते हैं ना हम लोग, देखो अगर आ जाएगा मोमेंटम तो आ जाएगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, ठीक है। मोमेंटम देखो कैसे लिखेंगे, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मान लो हम वेलोसिटी में कोई भी वेलोसिटी यूज करते हैं, सपोज वी यूज एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना, या फिर रूट मीन विद स्क्वायर वेलोसिटी, कुछ भी यूज करें, तो देखो मास इनटू इसमें वेलोसिटी में ऐसा होता है ना, जैसे मान लो एवरेज स्पीड वेलोसिटी यूज करते हैं तो 8 kT बाई पाई m, m कैंसिल हुआ नहीं ना, देखो यहाँ से ऐसा हो गया 8 अंदर में m आ जाएगा kT और बाई पाई आ गया, तो मास इज नॉट कैंसिलिंग आउट। तो इन ए मिक्सचर टेम्परेचर विल बी सेम, जब जैसे गैसेस को आप मिक्स कर रहे हो ना तो टेम्परेचर तो थ्रू आउट सेम होगा, तो टेम्परेचर सेम है बट मासेस आर डिफरेंट, देन हाउ कैन मोमेंटम बी सेम। मोमेंटम सेम तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना, मोमेंटम कैन नॉट बी सेम। इसका आंसर काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। ऑलराइट, काइनेटिक एनर्जी आंसर होगा, ठीक है। ऐसे भी टीएफआर में तो आपको पता ही है कि एक ही आंसर करेक्ट होता है, ठीक है ना, मोस्टली वन आंसर इज करेक्ट, कभी भी दो आंसर करेक्ट उसमें नहीं आया आज तक, ठीक है। ठीक है, तो अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट हम थोड़ा डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखो, मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है ना, मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस से देखो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि जैसे मान लो हम यहाँ पे एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में मान लो हम दो गैस को मिक्स कर देते हैं, ठीक है ना। सपोज देखो जैसे ये येलो डॉट्स हैं, ओके, और एक हम जो है ना व्हाइट डॉट्स बनाते हैं, ठीक है। सपोज वी मेक व्हाइट डॉट्स, ठीक है। तो ये देखो हम येलो और व्हाइट डॉट्स, आप लोग को पता नहीं कलर अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये येलो और व्हाइट अलग दिख रहा है क्या आप लोगों को? देखो इसमें जो है ना ये जैसे डॉट येलो डॉट है और वाइट, येलो और वाइट डॉट है, तो इसको हम मान लो बोल देते हैं दिस इज गैस 1 और दिस इज गैस 2, ये गैस 2 है, ठीक है ना। तो हाँ बोलो। हाँ बबलू गुप्ता बोलो, क्या बोल रहे हो? चलो ठीक है, तो देखो क्या है,
इसमें गैस 1 और गैस 2 दो गैसेस हैं इसमें, ठीक है ना। तो देखो ये जब मिक्सचर है ना, इट इज अ मिक्सचर, तो इसमें टेम्परेचर एक ही टेम्परेचर होगा। ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि गैस 1 का अलग टेम्परेचर होगा और गैस 2 का अलग टेम्परेचर है, दैट इज नॉट द केस। तो अगर आप जानते हो, जैसे मान लीजिए कि गैस 1 जो है ना, ये पार्टिकल्स, इसका मास मान लीजिए पार्टिकल का मास m1 है और इसके पार्टिकल्स का मास m2 है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखोगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि आरएमएस स्पीड, ठीक है ना, आरएमएस स्पीड ऑफ गैस 1, ठीक है ना, मान लीजिए गैस 1 के लिए हम लोग पूछते हैं, तो इसमें हम लोग ऐसे लिख देंगे डायरेक्ट, वी आरएमएस जो होगा ना वो बेसिकली √3kT और बाई m1, ठीक है ना। उसी तरह से मान लीजिए आरएमएस स्पीड ऑफ गैस 2 ऐसे बोला गया, तो हम लोग इसमें भी आरएमएस स्पीड लिखेंगे ना, तो ये सिंपली आ जाएगा 3kT और बाई m2 ऐसे लिखोगे। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें देखो ये पूछा जाता है कि आरएमएस स्पीड ऑफ मिक्सचर, ठीक है ना, मिक्सचर या सिंपली गैस ऐसे बोल दिया गया कि मतलब यहाँ पे गैस सिंपली बोला गया कि इस कंटेनर में जो गैस है ना उसका आप आरएमएस स्पीड बताइए। ये नहीं बोला जाएगा कि गैस 1 का या गैस 2 का। गैस 1 का बोला जाएगा तो बस m1 मास आ जाएगा, गैस 2 में m2 आ जाएगा। लेकिन अगर मिक्सचर का आरएमएस स्पीड बोल दिया गया, गैस 1 या गैस 2 नहीं बोला गया, तो फिर ये दोनों में से कोई भी आंसर नहीं होगा, फिर इसका आपको अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसको आपको ऐसे देखिए थिंक करना होगा कि देखिए हम लोग जैसे आरएमएस स्पीड निकालते हैं ना, तो उसमें पहले हम लोग को वी स्क्वायर एवरेज निकालना पड़ता है, ठीक है ना। वी हैव टू कैलकुलेट वी स्क्वायर एवरेज। तो वी स्क्वायर एवरेज जब निकालते हैं ना, तो इसमें क्या करना होगा हमें कि हमें जो है ना बेसिकली सारे मॉलिक्यूल्स के स्पीड का जैसे जितने भी मॉलिक्यूल्स है ना, मान लीजिए ऐसे लिख देंगे वी आई स्क्वायर, ठीक है ना। इसका हमें क्योंकि वी स्क्वायर लिख रहे हो ना, तो हम लोग वी सारे वेलोसिटी के स्क्वायर का सम करेंगे, ठीक है ना, और इसको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से। तो यही तो हो गया, सभी स्पीड का सम कर दिया हमने और फिर जितने भी पार्टिकल्स थे उसके उससे हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आर में मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द स्पीड निकल गया, ठीक है ना। अब आप देखिए इसमें कि जब आप इसे सम कर रहे हो ना, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स हैं जो गैस 1 के हैं और कुछ पार्टिकल्स हैं जो गैस 2 के हैं, तो इसको हम ऐसे सेपरेट आउट कर देंगे, ठीक है ना। व्हाट वी विल डू इज वी विल सेपरेट आउट लाइक दिस, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए v1i स्क्वायर कर देंगे एक बार, ठीक है ना, और यहाँ पे i इज इक्वल टू मान लीजिए 1 से n1 पार्टिकल्स हैं इसमें, देर आर n1 पार्टिकल्स, ओके। और प्लस यहाँ पे ऐसे लिख देंगे v 2i स्क्वायर और यहाँ पे i इक्वल टू 1 to n2, इसमें n2 पार्टिकल्स हैं और डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू राइट लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये इस तरह से लिखना होगा आपको, ठीक है। तो अब आप देखो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम इसको ये जो लिखा गया है ना, इसको अगर हम ऐसा कर दें कि इधर n1 से डिवाइड कर दें और ये यहाँ पे n1 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दें और इधर n2 से डिवाइड कर दें और यहाँ पे हम n2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे n2 से डिवाइड कर दें, तो ये बेसिकली जो है ना क्या होगा कि फर्स्ट पार्टिकल के इस स्पीड के स्क्वायर्स का ये एवरेज कहलाएगा, ठीक है ना। सो दिस विल बी कॉल्ड एवरेज स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ फर्स्ट गैस, ओके। और ये एवरेज स्क्वायर ऑफ, ठीक है ना, सॉरी, इट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड ऑफ सेकंड गैस कहलाएगा, ठीक है ना। तो मतलब देखिए आप जानते हो ना कि वी आर एम एस जो होता है, वी आर एम एस इज इक्वल टू √v स्क्वायर एवरेज। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो v स्क्वायर आर एम एस आप लिखोगे ना, v स्क्वायर आर एम एस, तो दैट विल बी v स्क्वायर एवरेज, ठीक है ना, v स्क्वायर एवरेज हो जाएगा। तो ये जानते हो क्या है कि ये ऐसा हो गया, देखो n1 और ये हो गया v1 स्क्वायर एवरेज और प्लस ये हो गया n2 और ये हो गया v2 स्क्वायर एवरेज, ठीक है ना, और डिवाइड बाय ये n हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द v स्क्वायर एवरेज, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए v1 स्क्वायर एवरेज जो है ना वो बेसिकली फर्स्ट गैस पार्टिकल्स का आरएमएस स्पीड होगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए n1, ठीक है, और इसे आप लिख सकते हैं v1 आरएमएस स्क्वायर और प्लस n2 और दिस विल बी v2 आरएमएस स्क्वायर, सेकेंड पार्टिकल्स के आरएमएस स्पीड का स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय वी कैन राइट हियर n1 प्लस n2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, n की जगह पे n1 प्लस n2 लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आप नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो,
डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, तो ये बन जाएगा n1 और ये हो जाएगा v1 RMS स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा n2 और ये होगा v2 RMS स्क्वायर, ठीक है ना। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आप एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे ना तो ये n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब ये हो गया हमारा v स्क्वायर एवरेज हम लोग निकाले हुए ना, तो v स्क्वायर हम लोग अभी पढ़ रहे थे ना, v स्क्वायर एवरेज v RMS स्क्वायर होता है, तो ये v RMS स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे देखिए v RMS अगर निकालना चाहते हैं ना, v RMS, तो दैट विल बी रूट अंडर, दिस विल बी n1 और v1 RMS स्क्वायर और प्लस n2 और इनटू v2 RMS स्क्वायर और डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, तो ये इसका रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये ध्यान रखोगे। इसी तरह से हम लोग अगर 3 टाइप्स ऑफ गैसेस हैं तो उसमें n1 v1 RMS स्क्वायर, n2 v2 RMS स्क्वायर डिवाइड बाय n1 प्लस n2 टोटल नंबर ऑफ मोल्स लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जानते हो कहलाएगा, दिस विल बी कॉल्ड RMS स्पीड, ठीक है ना। ये RMS स्पीड ऑफ मिक्सचर कहलाएगा। अदरवाइज इंडिविजुअल गैस पार्टिकल्स का तो RMS स्पीड वही रहेगा जो पहले हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे, मिक्सचर का RMS स्पीड इस तरह से निकाला जाएगा, ओके। वो दिस इज नथिंग बट जस्ट एवरेज जो निकाला जाता है ना, जैसे हम एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है कि जितने भी क्वांटिटी है सभी को सम करो और फिर टोटल नंबर से डिवाइड करो, वही रूल यहाँ पे लगा दिया गया है, ठीक है ना। सो यूजिंग दैट रूल वी आर गेटिंग दिस आंसर, ऑलराइट। ठीक है, तो देखो हम एक क्वेश्चन दिखा रहे हैं, IIT जैम में एक क्वेश्चन पूछा गया था, बेसिक क्वेश्चन था, जैम 2021 का क्वेश्चन है। एक मिनट, हाँ प्रदीप बोलो, क्या बोल रहे हो? हेलो, चलो ठीक है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे इसमें, एक क्वेश्चन देखो पहले हम दिखाते हैं, ठीक है ना। जस्ट ए मिनट, टू 2020 में पूछा गया था शायद। एक मिनट, हाँ अच्छा 22 में आया है, हमको लग रहा था 21 में आया है। देखो ये है क्वेश्चन, अभी हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है, देखो, रीड दिस क्वेश्चन। It says box contains a mixture of two different ideal monoatomic gases. दो monoatomic gases हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है ना। 1 and 2 in equilibrium at temperature T. Both gases are present in equal proportion. The atomic mass of gas 1 is m, while the same for gas 2 is 2m. RMS speed of the box क्या लिखा है, box contains a mixture of two different ideal monoatomic gases 1 and 2 in equilibrium at temperature T. Both gases are present in equal proportion. अच्छा, दोनों का proportion equal है, मतलब number of mole दोनों में same हो जाएगा, ठीक है ना। The atomic mass for gas 1 is m, while that of 2 is 2m. If the RMS speed of the gas molecule at random देखो इसमें बोला गया ना, द RMS स्पीड ऑफ ए गैस मोलिक्यूल, इसमें ये नहीं बोला गया कि गैस 1 का निकाल रहे हैं या गैस 2 का, तो ये मतलब मिक्सचर का RMS स्पीड हो गया।
अगर गैस 1 का बोला जाएगा तो उसमें हम m यूज करेंगे, और गैस 2 का बोला जाएगा तो 2m यूज करेंगे, लेकिन मिक्सचर का बोल दिया गया है, मिक्सचर का फिर ऐसे निकालना पड़ेगा RMS स्पीड। So if RMS speed of a gas molecule selected at random is VRMS equal to x kBT by m, तो फिर x का वैल्यू बताना है राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है ना। तो बस हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर लेंगे इसे, ठीक है ना, तो इससे आंसर आ जाएगा। ओके, देखिए इसको बस यूज करना होगा हमें। ये क्वेश्चन था IIT जैम 2022। तो इसमें देखिए गैस वन में जो है ना मास m है, गैस 1 में मास m दिया हुआ है, गैस 2 में जो है ना वो मास, गैस 2 में मास जो बोला गया है वो 2m कर दिया गया है। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, VRMS निकालना है, VRMS। सो दिस विल बी इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ मोल्स सभी के लिए सेम है, N1 इज इक्वल टू N2 है, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू N। तो N लिखोगे यहाँ पे N, यहाँ पे N and 2N, तो N कैंसिल हो जाएगा। तो VRMS फर्स्ट के लिए लिखोगे ना तो ये 3 kT बाई m लिखोगे, फिर सेकंड के लिए लिखोगे तो 3 kT बाई 2m हो जाएगा, ठीक है ना, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2 आ जाएगा, बिकॉज n will cancel out from everywhere, here you will get 2n। okay, so what you actually get is, यहाँ पे आप ऐड करके देख लीजिए इसे, ठीक है, अल्टीमेटली कितना आ रहा है 9, ऐसा आएगा 9 kT बाय 4m। आर यू गेटिंग दिस? देखो तो इससे बाहर आ जाएगा हमारा 3/2, ठीक है, और रूट अंडर kT बाई m, ठीक है, तो यहाँ से 1.50, ठीक है ना, और kT बाई m, ठीक है ना, kT बाई m। अच्छा देखो ये ध्यान रखोगे कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक जैसे बोला गया ना, तो हमारा आंसर 1.5 आ रहा है, तो हम लोग उसको लिख देंगे 1.50, ठीक है ना, सो दैट इट इज अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो x का वैल्यू जो है ना यहाँ पे यही आ रहा है, ठीक है ना, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है। तो 1 मिनट कहाँ चला गया, 1 मिनट, हाँ देखो इसका आंसर जो है ना यही आना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 1.5। देखें आंसर दिया हुआ है इसमें, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 52, इसमें नहीं दिया हुआ है, कहीं पे दिया होगा आंसर, आप लोग उसमें देख लोगे वेबसाइट में, इसका 1.5 आंसर आएगा। ओके, जानते हो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, फिर हम देखो आपको बता रहे हैं, या 1 मिनट जस्ट देखो हम आंसर आपको दिखाते हैं इसका, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कभी कभी कंट्रोवर्सी कैसे क्रिएट होती है, ठीक है ना। IIT जैम 2022, क्वेश्चन नंबर कितना था ये, इट वाज आई थिंक, 1 मिनट देख लेते हैं, इट वाज 52। देखो हम आंसर दिखा रहे हैं आप लोग को, ठीक है ना, पता नहीं क्या क्या होता है, देखो एक मिनट, ये है आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 52 था ना, इसका आंसर देखिए, हमारा आंसर कितना आया 1.50, ठीक है ना। अब IIT ने क्या आंसर दिया, 1.50 दिया, और साथ साथ 1.572 1.59 ये भी आंसर दिया, ठीक है। अब आप बताइए दूसरा आंसर कैसे आया, किसी को कोई आइडिया हाउ दे गॉट सेकंड आंसर? एक आंसर तो हमारा करेक्ट आ गया ना, जो हमारा आंसर था, जो हम लोगों ने लॉजिकली जो डेराइव किया यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये जो हमने आपको लॉजिक बताया ना कि इसको डेराइव करने का तरीका ये होगा, ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग कि मतलब एवरेज तो ऐसे निकाला जाता है ना, सम करके हम उसको n से डिवाइड कर देंगे, तो हम टोटल n से डिवाइड कर रहे हैं। अब इसमें जो है ना फर्स्ट पार्टिकल के भी मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी फर्स्ट गैस के भी, सेकंड गैस का, तो फर्स्ट और सेकंड को हम अलग अलग कर दिए। अब इसको हम n1 से डिवाइड करके n1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n2 से डिवाइड करके n2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो वी गॉट दी RMS स्पीड फार्मूला अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है ना। अब जानते हो पता नहीं किसने क्या किया होगा, ठीक है ना, कुछ लॉजिक तो लगाया होगा किसी ने, हमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा है कि क्या लॉजिक किसने लगाया है, ठीक है ना, लेकिन कुछ तो लॉजिक लगा होगा, ठीक है ना, जिससे आंसर इसका डिफरेंट भी आ रहा है, ठीक है ना। तो मतलब जानते हो शायद फर्स्ट टाइम जब IIT आंसर दी थी ना,
तो उसका आंसर शायद ऐसा ही था, 1.50 जैसा ही कुछ आंसर था, ठीक है। बाद में किसी ने कुछ क्लेम कर दिया होगा, ठीक है ना, तो उसके बाद फिर आंसर उन्होंने चेंज भी कर दिया, ठीक है। लेकिन ये भी करेक्ट है, क्योंकि देखो ऑब्वियसली IIT भी 1.50 आंसर दे रही है, ठीक है ना। तो हम लोग इसी तरीके से निकालेंगे, दिस इज हाउ विल कैलकुलेट RMS स्पीड, ठीक है ना। अब अच्छा देखो RMS स्पीड तो ऐसे निकल गया। अगर हम सिमिलर फॉर्मूला देखो, जैसे मान लीजिए फिर से वही मिक्सचर पे आते हैं, मिक्सचर। अब अगर जैसे मान लीजिए मिक्सचर में फिर से दो गैसेस हैं, गैस 1 और गैस 2, ठीक है। अब हम इसके लिए अगर एवरेज स्पीड निकालेंगे तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला। कैन एनीवन टेल व्हाट द फॉर्मूला विल बी? एवरेज स्पीड अगर निकालोगे तो कोई बता सकते हो क्या फॉर्मूला आएगा? एनीवन? हैंड रेज करके, मतलब क्विकली सोच करके बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। अगर ये समझ में आया ना कैसे निकाला गया, ठीक है ना, हाउ वी गॉट दिस, तो उसको यूज करके आप बता सकते हो यहाँ पे एवरेज फॉर्मूले, एवरेज स्पीड। मतलब एवरेज स्पीड अगर हम जैसा बता रहे थे ना कि एवरेज स्पीड ऑफ गैस 1 अगर निकालते हैं, देखो वी एवरेज फॉर गैस 1, ये गैस 1 का अगर निकालोगे ना तो ये तो ऐसे ही निकलेगा, √8kT/πm1, ठीक है ना। फिर अगर एवरेज स्पीड ऑफ गैस 2 निकालोगे, गैस 2, तो ये तो ऐसे लिखना होगा 8kT/πm2, ये लिखेंगे। लेकिन अगर आप एवरेज स्पीड ऑफ मिक्सचर लिखना चाहते हो, मिक्सचर, ठीक है ना, मिक्सचर, तो फिर ये समथिंग डिफरेंट होगा, ठीक है ना। कितना होगा? कैन एनीवन टेल? सेम लॉजिक यू हैव टू यूज, ओके। हाँ बोलो शमीर, क्या आंसर आएगा? √8kT/π। नहीं, इसमें रूट नहीं आएगा, इसमें रूट नहीं आएगा। हाँ, पिछली बार आपने ऐसे ही करवाया था। रूट कैसे आएगा? नहीं, पिछली बार ऐसे कैसे करा देंगे? पिछली बार भी लॉजिक तो वही रहेगा ना। इसमें देखो ऐसा होगा ना, क्या बोलते हैं, हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज में फिर क्या करेंगे, हम लोग v का एवरेज निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे समेशन vi, है ना, और i इक्वल टू 1 to मान लो n और डिवाइड बाई n, ऐसे कर देंगे, ठीक है ना। अब सम करोगे तो फिर इसको स्प्लिट करोगे, फर्स्ट पार्टिकल का स्पीड फिर सेकंड पार्टिकल का स्पीड, है ना, इस तरह से करना होगा। तो फिर ऐसा आ जाएगा ना, ये जैसे इसमें जो है ना, देखो हम स्क्वायर का एवरेज कर रहे थे, यहाँ पे जो है ना हम लोग स्क्वायर का एवरेज कर रहे थे ना, तो स्क्वायर का एवरेज कर रहे थे, तो हम बोल रहे थे कि स्क्वायर का एवरेज करने से जो हमें मिलता है ना VRMS स्क्वायर मिलता है, फिर उसका रूट करना पड़ता है, इसका स्क्वायर हटाते हैं ना तो इधर रूट आ जाता है। यहाँ तो डायरेक्ट एवरेज ही निकल जाएगा, तो इससे ऐसा बनेगा ना कुछ N1 V1 एवरेज और प्लस N2 और इंटू V2 एवरेज, ठीक है ना, और डिवाइड बाय N1 प्लस N2, ये बनेगा इसमें। विल यू गेट दिस? समझ में आया सभी को? यही रिजल्ट आएगा इसमें, ठीक है ना। तो वो भी सही था, बस इसमें m1 और m2 चेंज हो जाएगा, 8π/kT तो सेम ही रहेगा ना। हाँ, वो रूट तो रहेगा ही, है ना, वो तो हाँ v जब पुट करेंगे तो फिर तो आएगा ही वो, है ना। अदरवाइज अभी हम v का वैल्यू पुट नहीं किया है, V1 एवरेज यहाँ पे ऐसा ही है, ये है हमारा V1 एवरेज, ठीक है ना, दिस इज V1 एवरेज, ठीक है ना, दिस इज V2 एवरेज, ठीक है ना। हाँ तो रूट 8kT/π तो आएगा ही, ठीक है ना, बस M1 M2 वगैरह आ जाएगा यहाँ पे, ओके, ठीक है। तो दैट विल बी स्पीड। तो कभी कभी देखो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, जिसमें आपको एवरेज वगैरह निकालना होता है, ठीक है। ऑलराइट, तो ये मिक्सचर से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट देखो छूट गया था, वो हम बता दिए, ठीक है ना। ऑलराइट, तो अब देखो जैसे यहाँ पे मिक्सचर का डिस्कशन कर रहे हैं ना, RMS स्पीड वगैरह का ही डिस्कशन चल रहा है ना, तो एक देखो हम और इसमें डिस्कशन कर देते हैं, ये मिक्सचर से रिलेटेड बस यही चीजें थी, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे अगर एवरेज वैल्यू ऑफ, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू नहीं, RMS वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है ना, एवरेज भी निकाल सकते हैं बट वी आर कैलकुलेटिंग RMS वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है ना, बिटवीन टू, किसका माइक ऑन है, ऑफ करो आप,
इसमें माइक ऑन हो जाता है, कौन ऑन है? ये तो अभी पता ही नहीं चल रहा है कौन किसका माइक ऑन है। ठीक है, तो देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स, ठीक है ना। तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखते हैं ना हम लोग, तो इसको ऐसे लिखा जाता है ना, देखो जैसे V12 ऐसे लिखते हो आप, तो ये होता है V1 माइनस V2 वेक्टर। किसी का माइक ऑन है वो तुम ऑफ कर लो, ठीक है ना, हमें पता नहीं चल रहा है कि किसका माइक ऑन है। चलो ठीक है, माइक किसका ऑन है वो थोड़ा ऑफ करो जरा, हमें पता ही नहीं चल रहा है आज किसका माइक ऑन है। बड़ा इशू है। चलो ठीक है, ये रियली पता नहीं चल रहा है। कोई किसी का ऑन है वो, तुम लोग को डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? मुझे तो आ रहा है। हाँ सर, बहुत देर से ऐसे ही आ रहा है, डबल डबल वॉइस सुनाई दे रहा है। तुम्हारा ही तो ऑन नहीं है, देखो जब उसको ऑफ करो, आप सब लोग अपना अपना ऑफ करो, सभी लोग, कई लोगों को हो सकता है लग सकता हो कि हमारा ऑन नहीं है। ऑफ सभी लोग ऑफ करो अपना अपना, ठीक है। हाँ मतलब बोलो कि नारायण क्या बोल रहे हो? ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन टू पार्टिकल्स लिख रहे हैं, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी जब लिखा जाता है ना, तो देखो अगर हम V12 का स्क्वायर करेंगे, V12 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है V1 स्क्वायर और माइनस V2 सॉरी प्लस V2 स्क्वायर और माइनस 2 V1 डॉट V2 बनता है, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाता है। तो हम लोग जो है ना, किसी का ऑन है ये ऑफ तो कर लो, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, पता नहीं किसका, हमको समझ ही नहीं आ रहा। हाँ कभी मेरे तो ना है। सब लोग अपना ऑफ करके देखो। चलो ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ये ऐसा लिख दिया ना, अब यहाँ पे V12 स्क्वायर एवरेज कर देंगे, ठीक है ना, तो इज इक्वल टू V1 स्क्वायर एवरेज हो जाएगा प्लस V2 स्क्वायर एवरेज और माइनस 2 और V1 डॉट V2 एवरेज हो जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो देखो V12 स्क्वायर जो है ना, ये बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी, तो ये मतलब V12 का आरएमएस वैल्यू, V12 का ये आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि स्क्वायर देखो स्क्वायर ऑफ स्पीड का एवरेज जो होता है ना वो आरएमएस का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हो V12 आरएमएस का स्क्वायर है ये, इज इक्वल टू ये V1 आरएमएस हो जाएगा, V1 आरएमएस का स्क्वायर होगा और प्लस ये हो जाएगा V2 आरएमएस स्क्वायर, और ये जो टर्म है ना देखो ये टर्म जीरो हो जाएगा, दिस विल बी जीरो एक्चुअली, ठीक है ना। देखो ये V12 जीरो क्यों, V1 डॉट V2 का एवरेज जीरो क्यों होगा वो बता देते हैं। देखो V1 डॉट V2 करोगे ना, V1 डॉट V2, तो ये बेसिकली एक्चुअली ऐसा हो जाएगा V1x इंटू V2x होगा, ठीक है ना, प्लस V1y और V2y ऐसा होगा, ठीक है ना, प्लस V2z V1z और प्लस V2z ये हो जाएगा इंटू V2z ऐसा होगा। तो इसका जब आप एवरेज लोगे ना, तो ये इंडिविजुअली, क्योंकि अलग अलग पार्टिकल्स पे है ना, तो इंडिविजुअली इसका एवरेज हो जाएगा ये। तो हम लोग पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि x का जो एवरेज होता है ना, दैट इज इक्वल टू 0, तो ये इंडिविजुअली सभी का एवरेज हो जाएगा ये ऐसा। तो ये 0 होता है, तो इसीलिए जो है ना ये सभी ये एकदम 0 हो जाएगा, ठीक है ना, फिर ये भी 0 हो जाएगा, तो इसीलिए ये 0 आ जा रहा है, ठीक है।
तो इसीलिए देखिए यहाँ से V12 का RMS जब निकालेंगे ना, V12 का RMS, ठीक है, तो ये रूट अंडर हो जाएगा V1 RMS स्क्वायर और प्लस V2 RMS स्क्वायर, ठीक है ना। तो V1 RMS स्क्वायर और V2 RMS स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम इक्वल टू V1 RMS स्क्वायर से आ जाएगा 3kT, ठीक है ना, बाई M1, मान लीजिए फर्स्ट पार्टिकल के लिए M1 है और ये 3kT और ये 3kT बाई M2 हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों पार्टिकल आइडेंटिकल है तो यहाँ पे MM लिख दोगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा रूट अंडर 6kT बाई M, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये हो जाएगा बेसिकली दिस विल बी 6kT और बाई M होगा, ठीक है ना, अंडर रूट इफ M1 इज इक्वल टू M2, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे V12 RMS, ठीक है। तो दो पार्टिकल्स हैं अगर, ठीक है, दोनों पार्टिकल के रिलेटिव वेलोसिटी का RMS, V12 का मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 का RMS वैल्यू निकाला गया है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का RMS जो वैल्यू जो होता है ना दैट इज 6kT बाई M होता है, ठीक है ना। जैसे इंडिविजुअल वेलोसिटी का RMS जो आप निकाल रहे थे वो 3kT बाई M आ रहा था, रिलेटिव वेलोसिटी में 6kT बाई M आ रहा है। ओके, ठीक है। किसी को कोई डाउट है और तो पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एडिशनल चीजें थी जो हमें बताना था तो हम बता दिए। अब अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया नहीं सॉल्व हुआ, तो वो हम पहले डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। इज देयर एनी क्वेश्चन? सर मिक्सचर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे? मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो ठीक है। हालांकि ऐसा देखो, मिक्स डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर, ठीक है। देखो इसको जो है ना डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर नहीं बोलते हैं, ये बेसिकली इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव। ये इस तरह का क्वेश्चन जानते हो, मतलब 11th-12th में पूछा जाता है, ठीक है ना। ये सब थोड़ा सा मतलब बहुत प्रिसाइज कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है, तो इसलिए ये जानते हो मतलब अभी तक हमने IIT जैम, जेस्ट, TFR, नेट, गेट लेवल में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं देखे हैं, ठीक है ना। लेकिन हम आपको बता देते हैं फिर भी कैसे निकलेगा। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर निकालना चाहते हो ना तो इसको ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे मान लीजिए कि किसी कंटेनर में दो गैसेस है, तो हम एनर्जी ऑफ फर्स्ट लिखते हैं, एनर्जी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू, हम इसको एक सिंगल एनर्जी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो एनर्जी जैसे फर्स्ट का लिखते हो तो ऐसे लिखते हो ना, N1 इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम F1 है और फिर RT और बाई 2 लिख देते हो, और प्लस यहाँ पे ऐसे लिखते हो N2 F2 और इंटू RT और बाई 2 लिख देते हो। अब यहाँ पे हम कहेंगे कि N1 मोल इसका था, N2 मोल इसका था, तो टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा N1 प्लस N2, और इसको F इंटू RT बाई 2 लिख देंगे, ठीक है ना। तो RT देखिए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो F जो निकलेगा ना हमारा वो बेसिकली ऐसा हो जाएगा N1 F1 प्लस N2 F2, ठीक है ना, सॉरी N2 F2 और डिवाइड बाय N1 प्लस N2, आप ये कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ठीक है। दिस इज इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर। इसका मतलब ये हो गया, इफ यू नो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल गैसेस एंड यू नो द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है ना, तो ये इफेक्टिव डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? किसी को और कुछ पूछना है? एक मिनट, हाँ नीतू वशिष्ठ बोलो। सर 45 क्वेश्चन नंबर 45 नंबर देखते हैं। देखो जरा 45 नंबर क्वेश्चन सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 45 ये है क्वेश्चन, ये है। तो क्वेश्चन क्या लिखा गया है, गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m आर कन्फाइंड इन ए
सिलेंडर ऑफ रेडियस r एंड हाइट l विद r मच ग्रेटर देन रेडियस। इसमें कैपिटल R दिया हुआ है, ये ध्यान रखोगे। इसमें जो है ना ये इसमें R गैस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। kept vertically in Earth's gravitational field, the average energy of the gas at low temperature such that mgl is much greater than kBt is given by। चल गया, गैस molecule of mass m are confined in a cylinder of radius r and height l। अच्छा ये माइक ऑफ कर लो, जो भी क्वेश्चन पूछते हो ना उसके बाद माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है। देखो बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास एम आर का गैस मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है ना, ऑफ मास एम आर कंफाइंड इन सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। रेडियस देखो आर दिया हुआ है और हाइट जो है ना उसकी एल दी हुई है, ठीक है ना। हाइट इज एल एल, लेकिन इसमें बोला गया है कि बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू आर। केप्ट वर्टिकली इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, एवरेज एनर्जी ऑफ द गैस एट लो टेम्परेचर्स, ठीक है, such that mgl is much greater than kBt is given by, ठीक है ना। तो लो टेम्परेचर पे हमें इसका एनर्जी बताना है कि कितना होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें जो है ना सिचुएशन, ये क्वेश्चन जानते हो मुझे जहां तक लग रहा है इट इज ए क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। मतलब इससे जो है ना, इससे नहीं बनेगा ये, क्या बोलते हैं, एक मिनट इधर को दिखाते हैं। माइक ऑफ कर लो, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा है, क्वेश्चन नंबर कितना था ये 45 है ना। इसमें ऐसा है कि जैसे मान लो ये कंटेनर है, ठीक है ना, ये कंटेनर है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, दिस इज द कंटेनर। तो इसमें जानते हो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो, तो इसमें गैस मॉलिक्यूल्स ऐसे फिल्ड है, ठीक है। ये इसका रेडियस है और ये इसकी हाइट है एल। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा लग रहा है देखने में, ठीक है। अरे बहुत डिस्टर्बेंस कर रहे हो तुम लोग। अच्छा अभी जो है इसमें पता चल रहा है। हेलो, ये एक किसी मेरे ही डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है। हाँ संतोष कुमार बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो सर ये जो है ना लड़का वो माइक मतलब हैंड रेज कर दिया, आप उधर से लाउड कर दिया, इसीलिए वो बार बार उसको पता नहीं चल रहा। आप उधर से ही कर दीजिए उसको। नहीं तो हमें भी पता नहीं चल रहा है कौन है ये। पता नहीं चल, जैसे हम लोग को पता चल रहा है सर, रेड कलर दिखाता है ना, मतलब मेरा जा रहा है साउंड। तो इसको अच्छा हटा देंगे तो फिर हट जाएगा। नहीं, तुम्हारे जैसे अभी हम देखो हटा दे सकते हैं, तुम्हारा दिख रहा है कि इसको हटा दीजिए, ठीक है ना ऐसा। लेकिन और किसका ये प्रॉब्लम हो रहा है वो हमें नहीं पता चल रहा है। ओके सर, देख लीजिए। ओके अच्छा, ये हमको लग रहा है हमारी ही वजह से हो रहा है, ये कुछ ऐसा ही हो रहा है लग रहा है हमें। ये हमारे ही एंड से प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ऐसा, एक मिनट, हाँ कि बोलो। हेलो सर इको हो रहा है शायद। नहीं, कुछ डिस्टरबेंस की आवाज आ रही है। पहले मतलब जूम में जब हम क्लास ले रहे थे तो ऐसा नहीं हो रहा था, आज जूम में कुछ अभी प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तो ठीक है। हाँ अभी तो ठीक है। चलो ठीक है, हम देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें जानते हो क्या करना होगा, इसमें जानते हो जब हम लोग हैमिल्टोनियन लिखेंगे ना, हैमिल्टोनियन, तो इसमें अच्छा ये मोनोएटॉमिक गैस बोला गया है ना। एक बार देखते हैं शेयर करके क्वेश्चन, देखो कैसा गैस बोला है इसमें। देखो ये लिखा था ना, हाँ, गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m आर कन्फाइंड इन सिलेंडर। इसमें जानते हो गैस मॉलिक्यूल्स ऑफ मास m बोला गया है, इसमें मतलब ये नहीं क्लियर है कि गैस मॉलिक्यूल्स कैसा है, ठीक है ना। इसको मोनोएटॉमिक गैस हम लोग मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट अस अज्यूम इट टू बी मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। तो इसको मोनोएटॉमिक गैस मान करके सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसका हैमिल्टोनियन लिखोगे ना, तो हैमिल्टोनियन बेसिकली ऐसा होगा, हाफ m और वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, हो गया ना। काइनेटिक मतलब काइनेटिक एनर्जी टर्म जो है ना वी वाई स्क्वायर और प्लस एम जी, और इसका कुछ हाइट ऐसा करके जेड मान लो, ये जो है ना इस डायरेक्शन को जेड बोल देते हैं, ठीक है ना।
mgz, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। इस डायरेक्शन का मूवमेंट को हम लोग उतना ज्यादा कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो हम लोग इसका एवरेज एनर्जी निकालेंगे ना, इफ यू कैलकुलेट एवरेज एनर्जी u, तो देखो ये दो क्वाड्रेटिक टर्म है ना, तो इससे एनर्जी आएगा 1/2 kBt, मतलब kT लिख देते हैं, ठीक है ना। इससे भी एनर्जी आएगा 1/2 kT, और इससे जो एनर्जी आएगा ना, आप लोग को याद है हम बता चुके हैं ना आप लोग को इसमें कि अगर पोटेंशियल कंटेन सम अल्फा x टू द पावर s, याद है ना, तो हम एवरेज एनर्जी बताए थे ना, इसका एवरेज एनर्जी आता है ऐसा 1/s और इनटू kBt, याद है ना आप लोग को। तो इसमें जो mgz है ना, हमें लगता है इससे जो एनर्जी आएगा वो kBt आ जाएगा, you will get kBt आएगा इतना, बताइए। क्योंकि इसमें देखिए z का पावर जो है ना 1 आ जाएगा, मान लो वर्टिकल हाइट z अगर बोलते हैं तो लीनियर टर्म है ना सर, इसलिए वो है। क्या कह रहे हो? लीनियर टर्म की वजह से 1 आएगा हाँ सर। लीनियर टर्म की वजह से, हाँ यहाँ पे z का ये बताया हुआ है ना पहले आप लोग को स्टार्ट में हम बताए थे कि यहाँ पे पावर अगर s होता है ना, तो एवरेज एनर्जी 1/s kBt निकलता है। जैसे पावर 2 होता है क्वाड्रेटिक में तो 1/2 kBt आ जाता है, तो इसमें पावर बेसिकली 1 है ना, तो इसीलिए 1/1 kBt आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 2 kBt आ गया ये एवरेज एनर्जी, ठीक है ना। तो u इज इक्वल टू यही होगा इसका। में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन क्या था देखें एक बार। हाँ तो इसमें बोला गया है द एवरेज एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट लो टेम्परेचर, ठीक है ना। हाँ तो यही है बेसिकली इसका आंसर जो है ना, दिस शुड बी द आंसर। अब n एक पार्टिकल के लिए ये निकल गया 2 kBt और n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सी आंसर होना चाहिए। इसका आंसर देखो जरा क्या दिया हुआ है 45 का, 45 किधर है, डी डी दिया हुआ है। डी मतलब क्या है देखें, क्या था डी, 3 kBt, शायद 3n kBt होगा। डी में क्या दिया हुआ है, डी तो ये है 5/2। अच्छा तो जानते हो इसका मतलब इन्होंने z को भी कंसीडर किया, z डायरेक्शन में मोशन। देखो अगर हम इधर z भी कंसीडर करेंगे ना तो कितना हो जाएगा 3/2 kBt और ये वाला kBt। इसमें जो है ना इन लोगों ने z को भी मतलब मोशन कंसीडर कर लिया इसमें, समझ गया ना। ये है इसका रीजन, हम लोगों ने 2 डायमेंशन कंसीडर किया ना, 2 डायमेंशन इसमें जैसे बोला हुआ था ना r इज मच मच ग्रेटर देन l, तो इसीलिए हम लोग 2 डायमेंशन कंसीडर किए थे। इसमें जानते हो मतलब ये हो सकता है लॉजिक लगाया हो कि यहाँ पे हम जब mgz कंसीडर कर रहे हैं तो इधर z कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ये भी कंसीडर कर लिया ऐसे vz स्क्वायर कंसीडर किया ना, तो यहाँ पे एक इस वाले टर्म से 1/2 kBt आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा हमारा 3, देखो ये 3/2 और प्लस तो ये हो जाएगा 5/2 kBt। हाँ मतलब यही लॉजिक लगेगा इसमें, ठीक है ना, कि इसमें हम लोग z को छोड़ रहे थे ना, z को भी कंसीडर किया इसमें क्योंकि लॉजिक जस्टिफाइड है ये। यहाँ पे z कंसीडर कर रहे हो तो इधर भी z कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए फिर जो है ना इससे आ गया हमारा 3/2 kBt और ये हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, इससे आ गया kT, ठीक है। सो दैट्स द आंसर, तो 5/2 kBt हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन ये स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का है, बस हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि हाँ मतलब हमसे मिस्टेक हुआ ये कि इधर z आप कंसीडर कर रहे हो ना, तो इधर भी z कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इसका आंसर यही 5/2 kBt होगा, ठीक है। ऑलराइट, एनी अदर क्वेश्चन। इससे पहले का जो क्वेश्चन है ना इसको ट्राई करोगे तुम लोग, ठीक है। जैसे एवरेज वगैरह बताया गया ना उससे ये एक बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको देख लोगे आप लोग, ठीक है। अभी मैं हाँ बोलो सर 22 देखो सभी लोग 22 नंबर, ये है 22। तो ये तो बेसिक है ना, देखो इसको ओपन करेंगे ना तो vx स्क्वायर हो जाएगा, vy स्क्वायर हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर और vx स्क्वायर का एवरेज कितना होता है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ vx स्क्वायर, kBt/m, इतना ही होता है ना। vy स्क्वायर भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, दैट इज kBt/m, ये भी निकलेगा। और जो vx इंटू vy का टर्म आएगा ना तो उसमें vx का एवरेज और vy का एवरेज होगा, तो vx एवरेज विल बी 0, vy एवरेज 0 हो जाएगा, तो इसका बी आंसर आ जाएगा, यू विल गेट बी आंसर। सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है, दूसरा क्वेश्चन है 22nd इसमें असाइनमेंट में। अच्छा क्या है बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। द मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक मिनट है, मेटल। देखो
टेम्परेचर। हाँ, ये वाला है क्या? देखो 85 ये है। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा है? मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल एट रूम टेम्परेचर यूजुअली मेनी टाइम्स दी थर्मल काइनेटिक एनर्जी केटी विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जानते हो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वजह से होता है, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना नजदीक नजदीक नहीं आ पाते हैं ना, बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दे ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड ईच अदर, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ये नजदीक आने पे क्या होगा, एक ही लोकेशन पे दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे सेम स्पिन वगैरह के, तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का वायलेशन होता है। तो दैट हैपेंस बिकॉज ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका जो है ना, देखो हम आपको लॉजिक बता देते हैं इसका, देखो कैसे होगा, ठीक है। देखो इसको थोड़ा एलाबोरेट करके हम बताते हैं, ठीक है ना। देखो ऐसा होगा, जैसे मान लीजिए ये कंटेनर है और एक दूसरा कंटेनर है, ठीक है ना। इसमें मान लो हमने n बोसॉन्स हमने पुट किए इसमें, ठीक है ना, बोसॉन्स ऑफ मास m, ठीक है, और इसका टेम्परेचर T है। और इसमें हमने पुट किए n फर्मियंस ऑफ मास m, और इसका भी टेम्परेचर T है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर विच केस काइनेटिक एनर्जी इज बिगर। ओके, माइक तो ऑफ करो तुम लोग। और इसका भी टेम्परेचर T है, ठीक है। तो देखो there is boson in this container, there is fermions, there are fermions in this container. Okay, now we are asking the question which one will have greater kinetic energy। तो देखिए ये जो है ना पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ये जो बोसॉन्स है ना, दीज आर पॉइंट पार्टिकल्स एंड फर्मियंस आर आल्सो पॉइंट पार्टिकल्स। तो अगर इस कंटेनर का वॉल्यूम v है, इस कंटेनर का वॉल्यूम भी v है, तो इफ आई आस्क द क्वेश्चन कि एक सिंगल बोसॉन, मतलब बहुत सारे बोसॉन्स पुट किए गए हैं यहाँ पे, देयर आर मल्टीपल बोसॉन्स, ओके, हियर आल्सो मल्टीपल फर्मियंस हैव बीन पुट, ओके, तो मेनी फर्मियंस हैव बीन पुट, ओके। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं ना कि एवरी बोसॉन के लिए हर एक सिंगल बोसॉन के लिए अवेलेबल स्पेस कितना है, तो आप बोलोगे अवेलेबल स्पेस जो है ना वो v है, कि बोसॉन कहीं पे भी जा सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जहां पे एक बोसॉन है ना वहां पे दूसरा बोसॉन भी आ जा सकता है, वेरी क्लोज आ सकता है, क्योंकि बोसॉन्स में पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं लगता है, ठीक है ना। लेकिन फर्मियन में क्या होता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगता है। तो इसीलिए क्या होगा कि एक फर्मियन जहां पे है ना उसके नजदीक दूसरा फर्मियन नहीं आ सकता है, एग्जैक्टली नियर दैट लोकेशन another fermion cannot come, okay, because that will violate the Pauli exclusion principle। तो आप ऐसे कह सकते हो कि एक फर्मियन के नजदीक दूसरा फर्मियन नहीं आ सकता, मान लो इसके बहुत क्लोज नहीं आ सकता है, तो मतलब कुछ स्पेस जो है ना अनदर फर्मियन के लिए अनअवेलेबल हो जाता है। तो हर फर्मियन के अराउंड कुछ स्पेस दूसरे फर्मियन के लिए अनअवेलेबल होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली स्पेस अवेलेबल फॉर ईच फर्मियन इज नॉट इक्वल टू v, ठीक है। तो हम लोग जैसे ऐसे लिखते हैं ना कि डेल्टा x इंटू डेल्टा p इज इक्वल ग्रेटर इक्वल टू h बार बाय 2 अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो यहाँ पे स्पेस की अवेलेबिलिटी जो है ना फर्मियन के लिए वो कम है, ठीक है ना। तो मतलब स्पेस की अवेलेबिलिटी कम होगी ना तो अनसर्टेनिटी इन स्पेस इज ऑल्सो लेस। तो इस केस में जानते हो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज लेस एक्चुअली, यहाँ पे अनसर्टेनिटी इन पोजीशन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है ना। So here uncertainty is more, here uncertainty is less. So if delta x is small, delta p will be high actually. Okay. So that's why kinetic energy of fermions is greater than kinetic energy of bosons. Okay. तो उसी तरह से अगर हम इसको गैस पार्टिकल से कंपेयर करेंगे ना, तो गैस पार्टिकल्स आर बेसिकली क्लासिकल पार्टिकल्स, ओके। सो मतलब वो क्लासिकल पार्टिकल्स की तरह अगर बिहेव करते हैं, ठीक है ना, तो उस केस में फिर वही बात होगी कि अवेलेबल स्पेस जो है मोर हो जाएगा, तो डेल्टा पी लेस होगा, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस, ओके। बट फर्मियंस के लिए डेल्टा एक्स जो है ना लेस हो जाता है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो फिर काइनेटिक एनर्जी मोर हो जाता है, ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी को कुछ पूछना है इसमें से? तो आप लोग जानते हो इसके सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए, ठीक है ना। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जितने भी क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं ना, यू शुड अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। एक दिन हम काइनेटिक थ्योरी का एक लास्ट असाइनमेंट डिस्कशन क्लास लगाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आइडियल गैस वगैरह का सब डिस्कस कर लिए ना, अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में रियल गैस डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसमें से कोई क्वेश्चन अगर बोलो आप।
तो हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है ना। ये सब तो सब कुछ हम बता दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग को बस एक बार ट्राई करना है। देखो लास्ट क्लास में भी हम ऐसे टेम्परेचर वगैरह के बारे में बताया था ना कि दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो टेम्परेचर कितना निकलता है, ठीक है ना। ऑल दोस थिंग्स वी हैड डिस्कस्ड, ठीक है ना। ग्राफ वगैरह सब कुछ बता दिया गया आप लोगों को, ठीक है। इसमें हम लोग से वही मिस्टेक हुआ था, वी डिड नॉट कंसीडर जेड भी कंसीडर कर लोगे ना तो फिर आंसर आ जाएगा। और इसमें ध्यान रखो ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का नहीं है, इट इज क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, ठीक है ना। स्टैट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आंसर करना पड़ेगा आपको। इसमें हम देख रहे थे तो एक दो क्वेश्चन जो है ना हमें ऐसा लगा कि स्टैट्स के क्वेश्चंस आ गए हैं इसमें, ठीक है। एक मिनट, हाँ बोलो। हेलो, सर क्वेश्चन नंबर 2 बोल दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 2 सर, 2, चलो देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा क्या है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, इसमें लिखा गया है, ये समझ लो एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है जो एफ वी हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे ना, तो उसी जैसा है। ये एफ सी लिखा हुआ है बस, ठीक है ना। वी की जगह सी लिख दिया गया है। तो इसमें लिखा गया गिवन मोलर स्पीड एन ऑफ पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओ एंड सी मैक्स अकॉर्डिंग, मतलब मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे सी मैक्स हो सकता है और मिनिमम स्पीड 0 हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, so molecular speed of n particles distributed between 0 and c max according to function, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो इसमें से करेक्ट फॉर ए एंड सी, सी बार। तो सी बार मतलब सी एवरेज है यहाँ पे, ठीक है ना, सी एवरेज। तो इसमें देखिए हमारा फंक्शन ऐसा दिया हुआ है, एफ सी इज इक्वल टू सम ए, और यहाँ पे दिस इज सी, और फिर इधर लिखा हुआ है सी मैक्स, सी एम लिख देते हैं हम, मैक्स ना लिख करके एम लिख रहे हैं बाद में क्योंकि बार बार हमें लिखना पड़ेगा उतना, ठीक है ना। और डिवाइड बाय इसमें सी एम का होल क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट इट इज। तो हमें इसमें सी बार निकालना है इसमें यहाँ पे, ठीक है ना। सी बार दैट मीन्स एवरेज स्पीड होगा ये, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ए के बारे में बताना है। तो देखो हम लोग ऐसे कहेंगे ना कि एफ सी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो एफ सी को हम जब सी पे इंटीग्रेट करेंगे ना, ठीक है, 0 टू सी एम तक, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को जब इंटीग्रेट किया जाता है ना तो टोटल प्रोबेबिलिटी देता है, तो ये 1 हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ए बाहर आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करोगे ना सी के रिस्पेक्ट में सी एम तक, तो सी एम क्यूब भी बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इंटीग्रेट करना है हमें, तो सी डी सी इंटीग्रेशन से हो जाएगा यहाँ पे सी एम क्यूब और बाई 2, और माइनस इधर हो जाएगा सी एम क्यूब बाई 3, बस इतना ही आएगा, ठीक है ना। दैट शुड बी 1, तो सी एम क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू हमारा 6 आ जा रहा है, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू 6, ठीक है। अब उसमें 6n वगैरह लिखा हुआ है वो एक अलग बात है, ठीक है ना। वो n के टर्म में तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो 6 जिसमें दिया हुआ है वही आंसर हो जाएगा इसमें। देखो तो बस ए इसमें डायरेक्ट पता चल गया हमें, ए आंसर होगा इसका, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ये जो है ना, देखो 6n, मतलब अगर हम ऐसा कहते हैं ना कि ये देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर, अगर क्या बोलते हैं प्रोबेबिलिटी है, तो प्रोबेबिलिटी है तो 1 आना चाहिए। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पार्टिकल्स है तो यहाँ पे हमको n लिखना पड़ेगा, कैपिटल N, तो फिर 6n आंसर आएगा। वो स्मॉल n नहीं आएगा यहाँ पे, ये गलत लिखा हुआ है, स्मॉल n नहीं आएगा बल्कि कैपिटल N आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर पार्टिकल्स अगर दिया हुआ है ना तो फिर यहाँ पे हमको क्या टोटल पार्टिकल्स मिलना चाहिए इसको इंटीग्रेट करने से। तो n यहाँ पे 1 की जगह पे n लिखेंगे तो 6n आंसर आ जाएगा। तो 6n देखिए हमारा इसी में दिया हुआ है बस, ठीक है ना, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
अब सी एवरेज निकालना है ना, तो जैसे हम लोग एवरेज निकाल रहे थे तो कैसे निकाल रहे थे, देखो जैसे वी एवरेज निकाल रहे थे हम लोग तो ऐसे लिख रहे थे ना, यहाँ पे आप लोग को याद होगा कि वी और फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऐसे लिख दे रहे थे, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिख रहे थे डी एन बाई एन लिख दे रहे थे, ठीक है ना, तो दैट वाज इक्वल टू वी और यहाँ पे लिख दे रहे थे हम लोग एफ वी और इंटू डी वी ऐसे लिख रहे थे। तो यहाँ पे सी एवरेज निकालना है ना, तो यहाँ पे वैसे लिखोगे, सी लिख दोगे और यहाँ पे एफ सी और डी सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 टू सी मैक्स हो जाएगा, सी एम, ठीक है। तो देखिए सी और मतलब जो थ्योरी में आपने पढ़ा है ना वही है ये, ठीक है ना, इट इज द सेम थिंग। तो इसको पुट करोगे यहाँ पे, तो देखो ये ए का वैल्यू 6 आ चुका है, अब इधर से सी है और यहाँ पे सी एम माइनस सी और डिवाइडेड बाई सी एम क्यूब है, ठीक है ना, फिर ये डी सी हो जाएगा, लिमिट 0 टू सी एम। तो यहाँ से देखिए 6 और डिवाइड बाई, ठीक है ना, सी एम क्यूब, और इधर से जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ना तो इधर से आ जाएगा सी एम का पावर 4 और बाई 3। यहाँ पे आप देख लो सी स्क्वायर डी सी से है ना, सी क्यूब बाई 3 आएगा तो उससे सी एम पावर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे सी एम का पावर 4 बाई 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एलसीएम वगैरह लोगे ना, ठीक है, तो यू विल गेट हियर सी एम बाई 2, ठीक है, दैट्स द आंसर। ये सी एम बाई 2 आ रहा है, तब सी मैक्स को ही सी एम हम लिख दिए थे यहाँ पे, ठीक है, यही इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जो हम लोग मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में जो पढ़ रहे थे ना, जो लॉजिक, देखो अब एग्जाम में जैसे अभी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये दिया हुआ है, एग्जाम में इसको चेंज कर दिया जा सकता है, कुछ और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बना दिया जा सकता है और फिर से इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। लॉजिक विल रिमेन द सेम। जो आप एवरेज आरएमएस, अब इस क्वेश्चन में आरएमएस भी पूछा जा सकता है, आरएमएस स्पीड निकालिए, ठीक है ना, जैसे ये स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, आरएमएस स्पीड निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो आरएमएस स्पीड में आप ऐसे पढ़ते हो ना, आप सी स्क्वायर का एवरेज निकालते हो तो यहाँ पे सी स्क्वायर लिखना पड़ता है, फिर उससे जो निकलता है जो भी रिजल्ट उसका फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, तो उस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सी आर एम एस पे निकाल सकते हो आप लोग, एक बार निकाल के खुद से देख लोगे, ठीक है ना, सी आर एम एस क्या निकल रहा है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ माधव बोलो। चलो ठीक है, तो ऐसा करो ना कि अगर क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए आप लोग, और जो भी पढ़ाया गया उसको एक बार अच्छी तरह से रिवाइज करिए, ठीक है। तो आइडियल गैस से रिलेटेड काइनेटिक थ्योरी आप लोग खत्म हो गया है, हम नेक्स्ट क्लास में जो है ना रियल गैसेस डिस्कस कर देंगे, ठीक है। तो रियल गैसेस का अलग से उसमें मीन फ्री पाथ वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, उसके साथ साथ प्रॉब्लम भी करा देंगे उसके भी, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन कर लोगे, एक दिन हम प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास सिर्फ लगाएंगे जिसमें सारे प्रॉब्लम्स ही करा देंगे, ठीक है ना, जो भी नहीं हुआ है। ओके, अभी स्टॉप कर रहे हैं, ठीक है, हमें देखना भी है कि इसका रिकॉर्डिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, पता नहीं, ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं। ओके।